कहानी की शुरुआत बैकग्राउंड में चल रही एक औरत की आवाज से होती है, जो कि कह रही थी कि कुछ लोगों के बारे में दंत कथाएं जो ऐसे वरदान के साथ जन्म लेते हैं कि उनका म्यूजिक जीवन और मृत्यु की परत को भेद सकता है। वह अतीत और भविष्य की आत्माओं को बुला सकता है। चोक्टो की जमीन पर इन्हें फायर कीपर्स कहा जाता है। चोक्टो एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब है। ये गिफ्ट उनकी कम्युनिटी को हील कर सकता था, पर साथ ही ये बुराई को भी अट्रैक्ट करता है। और यही लाइन पूरी मूवी का कोर थीम सेट करती है। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है साल 1932 क्लार्कडेल मिसिसिपी। सुबह का समय था। एक जवान लड़का सेमी कार को एक चर्च के पास लाकर रोकता है। लड़का बुरी तरह घायल था। उसने अपने हाथ में गिटार का टूटा हुआ टुकड़ा पकड़ा है। वह धीरे धीरे कार से बाहर निकलता है और लड़खड़ाते हुए चर्च के दरवाजे तक पहुंचता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है, अंदर पहले से ही प्रार्थना चल रही थी। पूरा माहौल शांत और पवित्र था। सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं। वहाँ मौजूद फादर सबको शांत रहने का इशारा करते हैं और फिर उस घायल लड़के सैमी को अपने पास बुलाते हैं। ये फादर कोई और नहीं बल्कि सैमी के पिता जेडिथ है। जेडिथ की आंखों में जो गुस्सा सैमुअल के लिए था, वो अब दर्द में बदल जाता है। वो सैमी को अपने पास बुलाते हैं। फिर वो पूरी कांग्रेगेशन की तरफ मुड़कर बोलते हैं, मेरा बेटा पाप की राह पर चला गया था, लेकिन भगवान हमें बुलाता है ताकि हम पापियों को सही रास्ता दिखा सकें। ये कहकर वो सैमी को गले लगा लेते हैं। सैमुअल काफी डरा हुआ था। बार बार उसकी आंखों के सामने वो डरावने पल थे जो कल रात उसने देखे। जेडिथ सैमी से सभी लोगों के सामने कसम खाने को कहते हैं कि आज से तुम अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दोगे। और फिर वो गिटार की तरफ इशारा करते हैं कि इसे छोड़ दो सैमुअल, भगवान के नाम पर इसे यहीं गिरा दो। चर्च में एकदम से साइलेंस छा जाता है। पर अब सवाल ये है कि क्या सैमी अपनी पहचान, अपना जुनून, अपना म्यूजिक सिर्फ पाप के डर से छोड़ देगा, या ये एक जंग की शुरुआत है जहां म्यूजिक वर्सेस फेथ आपस में टकराने वाले हैं। कहानी अब हमें एक दिन पहले ले जाती है। सुबह का वक्त है। सूरज धीरे धीरे उग रहा है और हम देखते हैं कि कॉटन फील्ड जहां ब्लैक शेयर कीपर्स दिन की शुरुआत कर रहे हैं। थकान, मेहनत और जिंदगी की मजबूरी सब इन खेतों में साफ नजर आता है। इन लोगों के बीच हम सैमी को भी काम करता देखते हैं। सैमी बाकी सबसे काफी अलग है। जहाँ सभी लोग चुपचाप काम कर रहे हैं, वहीं सैमी हल्की सी आवाज में गाना गा रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी फीलिंग है, जैसे वो गा नहीं रहा बल्कि कहीं और जाना चाहता हो, इस जिंदगी से दूर। तभी एक औरत उसे देखती है, बेट्रेस। वो मुस्कुराकर सैमी से पूछती है कि आज रात वो कहाँ गिटार बजाने वाला है। ये सुनकर सैमी हल्का सा स्माइल करता है, पर डायरेक्ट जवाब नहीं देता। बस इतना कहता है कि आपका दिन अच्छा रहे बेट्रेस, कल चर्च में मिलता है। और फिर बिना कुछ बताए वापस अपने काम पर लग जाता है। बेट्रेस उसे देखकर कहती है, लगता है शायद गॉसिप से ही पता चलेगा। इस छोटी सी कन्वर्सेशन में एक बड़ी बात छुपी है। सैमी कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो कि उसकी जिंदगी बदलने वाला है, और शायद वही चीज उसे ले जाएगी उस हालत तक जो हमने ओपनिंग सीन में देखी। अब सीन शिफ्ट होता है सैमी के घर की तरफ। उसकी माँ एक बाल्टी में कपड़े धो रही है। सैमी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मॉर्निंग माँ, और माँ भी प्यार से जवाब देती है, मॉर्निंग बैब। ये छोटा सा मोमेंट उसकी जिंदगी का एक सॉफ्ट साइड दिखाता है। वो घर के अंदर जाकर अपने छोटे भाई बहनों को उठाता है। ये सब देखकर लगता है कि सैमी सिर्फ एक लड़का नहीं है, बल्कि अपने घर की जिम्मेदारी भी उठाए हुए है। फिर वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। पर फिर जब वो बेड के नीचे देखता है तो एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसका गिटार वहां नहीं था। दूसरी तरफ हम दो भाइयों को देखते हैं, स्टेक और स्मोक। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। स्मोक ने नीले रंग की स्केली कैप पहनी है, जो कि उस जमाने में आयरिश माफिया पहनते थे। वहीं स्टेक ने रेड कलर की फेडोर कैप, जो कि इटालियन माफिया की निशानी है। जहाँ स्टेक काम, कंट्रोल्ड और स्ट्रेटेजिक है, वहीं स्मोक अग्रेसिव, इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर। दोनों भाई प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक और शिकागो में एक माफिया गिरोह के लिए काम भी कर चुके हैं। क्लार्कडेल मिसिसिपी लौटने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मोटिव है। वो यहाँ शराब और संगीत का अड्डा खोलना चाहता है, एक जूक जॉइंट अपने लोगों के लिए, यानी ब्लैक कम्युनिटी के लिए। वो एक बंद पड़ी आरामील को खरीदने के लिए एक व्हाइट बिजनेसमैन हॉगवुड का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से हॉगवुड बाहर आता है। स्मोक सीधा पूछता है कि क्या तुम हॉगवुड हो? हॉगवुड बस थूक कर जवाब देता है और पूछता है कि क्या तुम ट्विंस हो? स्टेक थोड़ा सरकास्टिक टोन में बोलता है, नहीं, कजिन्स। एटमॉस्फेयर हल्का सा ऑकवर्ड है, पर अंदर ही अंदर सब अलर्ट है। हॉगवुड उन्हें अंदर ले जाता है, आरामील दिखाता है। हॉगवुड थोड़ा इरिटेट था और जल्दी में भी। वो ट्विंस को साफ कहता है कि अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीदे, वरना टाइम वेस्ट ना करें। ये लोग सीधा हॉगवुड के हाथ में पैसों से भरा ब्रीफकेस थमा देते हैं। हॉगवुड ये देख शॉक हो जाता है, वेल डैम। लेकिन डील यहीं खत्म नहीं होती। स्मोक क्लियर कर देता है कि वो आरामील ही नहीं बल्कि मशीन्स, और जिस जमीन पर वो खड़ी है वो जमीन भी खरीद रहे हैं। स्मोक उसकी आंखों में देखकर कहता है, ये आखिरी पैसा है जो तुम हमसे देखोगे। अगर तुम या तुम्हारे क्लेन वाले कभी भी हमारी जमीन के आसपास भी नजर आए तो वहीं गिरा दिए जाएंगे। हॉगवुड नर्वस हंसी के साथ कहता है, क्लेन वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है चर्च के अंदर। सुबह का वक्त है। सैमी अपने फादर जेडिथ से मिलता है। जेडिथ उसे देखकर कहता है, आज बहुत जल्दी उठ गए सैमी। सैमी हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि जैसा कि आप कहते हैं, काम पहले करो वरना काम तुम पर चढ़ जाता है। जेडिथ सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाता है और तभी सैमी की नजर गिटार पर पड़ती है, जो
जो कम्युनिटी टेबल के पास रखा था। वो समझ आता है कि जेडिथ उसे यहाँ लेकर आए। जेडिथ सेमी को कल के sermon में मदद करने के लिए कहता है और कहते हैं कि 1 कोरिन्थियंस 10:13 पढ़कर सुनाओ। सेमी थोड़ा रिलेक्टेंट होता है पर फिर भी अपने पिता की बात मानते हुए पुलपिट पर खड़ा होता है और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। कोई भी टेम्पटेशन इंसान से ज्यादा नहीं होती। भगवान वफादार है, वो तुम्हें उतनी परीक्षा देता है जितनी तुम सह सकते हो, और हर मुश्किल के साथ एक रास्ता भी। ये वर्ड सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थे, ये एक वार्निंग थी, एक सिग्नल जो जेडिथ अपने बेटे को देना चाहते थे। सेमी पढ़कर रुकता है और कहता है पॉप मैं लेट हो जाऊंगा। जेडिथ तुरंत बोल पड़ता है लेट कहाँ जाना है तुम्हें? भगवान के घर से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? और यहीं से दोनों के बीच में असल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। सेमी फाइनली अपनी फीलिंग शेयर करता है, मैं पूरा हफ्ता काम करता हूँ, बस एक दिन फ्री रहना चाहता हूँ। लेकिन जेडिथ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहता है म्यूजिक ये उन लोगों के लिए जो शराब पीते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि उनका डर है कि कहीं उनका बेटा गलत रास्ते ना चला जाए। लेकिन सेमी अब रुकने वाला नहीं था। वो अपना गिटार उठाता है और डोर की तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही डोर से बाहर निकलने वाला होता है, जेडिथ उसे रोकते हैं और फिर वो लाइन जो सब कुछ डिफाइन कर देती है, अगर तुम शैतान के साथ नाचते रहे तो एक दिन वो तुम्हारे पीछे घर तक आ जाएगा। और यहीं से कहानी एक डार्क डायरेक्शन लेने लगती है। चर्च के बाहर उसके चचेरे भाई स्टेक और स्मोक उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग कार में बैठकर वहां से आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। जाने से पहले स्टेक कहता है आप बिल्कुल भी चिंता न करें अंकल जैड, हम सेमी को बिल्कुल ठीक ठाक वापस ले आएंगे। ये बात एक अजीब सा ट्रस्ट और डाउट दोनों एक साथ फील कराती है। स्मोक कैजुअली सेमी से पूछता है कैसे हो तुम? तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ ठीक बिहेव तो करते हैं ना? कहीं वो तुम्हें पीटते तो नहीं है? सेमी हल्के से नॉर्मल टोन में कहता है नहीं ज्यादा नहीं। और फिर स्मोक पूछता है कि छोटे बच्चों का क्या? इस बार सेमी थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाता है, कभी कभार जब वो डिजर्व करता है। वैसे ज्यादातर माई डांट देती है। स्मोक सारी लाता है अच्छा है अंकल जैड हमेशा से ठीक रहे और ये एक फैमिली बॉन्ड का मोमेंट है। लेकिन सेमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो तुरंत टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि शिकागो कैसा है? मैंने सुना है वहाँ जिम क्रो नहीं है, ब्लैक लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये एक सपना है, एक बेटर लाइफ का सपना। लेकिन स्मोक उस सपने को तुरंत तोड़ देता है और कहता है सुनो जो तुम सुनते हो सब सच नहीं होता। बड़े शहर तुम्हें सपने दिखाते हैं पर सच कुछ और होता है। शिकागो भी मिसिसिपी जैसा ही है, बस वहाँ बागानों की जगह बड़े बिल्डिंग्स है। एक हेवी साइलेंस के बाद स्टेक कहता है इसीलिए तो हम वापस आए, सोचा जिस शैतान को जानते हैं उसी का सामना कर ले। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि पूरी कहानी का टोन सेट करती है। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितना सेमी सोच रहा था। स्मोक कार को एक सुनसान रास्ते पर लाकर रोकता है। चारों तरफ हरियाली, घने जंगल जैसा माहौल, और यहीं स्मोक स्टेक ट्विंस अपनी छुपी हुई ट्रक तक पहुंचते हैं। ये कोई नॉर्मल ट्रक नहीं है, इसके अंदर छिपा है उनका इलीगल बियर का स्टेस। पर जैसे ही वो पास आता है ट्रक के बेड पर एक खतरा ऑलरेडी मौजूद है, एक टिम्बर रेटल स्नेक, बिल्कुल शांत पर डेडली। एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाता है। फिर स्टेक बिना टाइम वेस्ट किए एक ब्लेड फेंकता है और स्मोक एक प्रिसाइज मूव के साथ स्नेक को वहीं खत्म कर देता है। एक क्लीन किल, जैसे ये उनके लिए कोई बड़ी बात ना हो। ये मोमेंट दिखाता है कि ये लोग सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि डेंजरस भी हैं। स्नेक को साइड में फेंककर स्मोक अपना प्लानिंग मोड एक्टिवेट कर देता है। उसे लगता है कि वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, तो क्यों ना आज सिर्फ जुक जॉइंट का सेटअप कर लिया जाए और ओपनिंग नेक्स्ट वीकेंड पर शिफ्ट कर दें। लेकिन स्टेक इसके बिल्कुल अपोज था। वो कहता है कि ओपनिंग तो आज ही होगी, ग्रैंड ओपनिंग, और वो भी धमाकेदार। स्टेक आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि आज का दिन परफेक्ट है, आजादी का दिन, अपनी जगह अपना जुक जॉइंट, सिर्फ हमारे और हमारे लोगों के लिए। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये उनका सपना है और शायद ये उनकी आइडेंटिटी भी। स्मोक मान जाता है। दोनों जल्दी काम निपटाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। स्मोक ट्रक लेकर चो से बात करने के लिए जाने लगता है, पर स्मोक को डर है कि जब वो चो से बात कर रहा होगा तो ट्रक का ध्यान कौन रखेगा। स्टेक कॉन्फिडेंटली कहता है बस लोगों को पता चलने दो कि तुम वापस आ चुके हो, सब समझ जाएंगे। स्मोक कहता है कि काफी साल हो गए, लोग शायद हमें भूल चुके होंगे। स्टेक जवाब देता है कि 7 साल इतने भी नहीं है कि लोग हमें भूल जाएं। ये बात साफ बयां करती है कि इन लोगों का इस शहर से पुराना रिश्ता है। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं, दोनों के बीच एक अलग ही लेवल का बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्टेक और सेमी कार लेकर ट्रेन स्टेशन की ओर जाने लगता है, जुक जॉइंट के लिए एक अनुभवी ब्लूज म्यूजिशियन डेल्टा स्लिम को हायर करने। जो लोग नहीं जानते ब्लूज क्या है तो उन्हें बता दूं, ब्लूज म्यूजिक की एक शैली और रूप है जिसकी शुरुआत 1860 के दशक के आसपास अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है डाउनटाउन क्लार्कविल। शहर का माहौल थोड़ा जिंदा लग रहा है। बैकग्राउंड में एक एनर्जेटिक गाना बज रहा है, वैंग डैंग ब्रूटल, और इसी वाइब के बीच स्मोक अपने ट्रक को पार्क करता है ब्लैकबर्ड कैफे के सामने, ग्रेस और बोचो से डील करने के लिए, जो कि लोकल चाइनीज ग्रोसर है। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि ये आदमी हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवा देता है। स्मोक आसपास नजर डालता है और एक छोटी लड़की को अपने पास बुलाता है। ए लिल गर्ल, कहाँ से हो तुम? लड़की कहती है सेल्बी।
स्मोक हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि स्मोक स्टेक ट्विंस के बारे में सुना है। लड़की तुरंत कहती है ऑफ कोर्स। ये सुनकर स्मोक का कॉन्फिडेंट और बढ़ जाता है। गुड, मैं स्मोक हूँ। लड़की थोड़ा घबरा जाती है। स्मोक कहता है कि तुम किसी ट्रबल में नहीं हो, मैं बस तुम्हें पैसे कमाने का चांस दे रहा हूँ। वो ट्रक की तरफ इशारा करता है, यहाँ बैठ जाओ और अगर कोई आदमी ज्यादा देर तक ट्रक को घूरे तो सीधा हॉर्न बजा देना। एक सिंपल काम पर क्लियरली इंपोर्टेंट। फिर स्मोक उसे पूछता है कि टाइम देखना आता है और डील एक्सप्लेन करता है, मैं जितनी देर बाहर रहूंगा हर मिनट के लिए तुम्हें 10 सेंट मिलेंगे। लड़की सीधा हाँ बोल देती है, लेकिन स्मोक तुरंत उसे रोक देता है, ऐसा नहीं, नेगोशिएशन करो। लड़की थोड़ा सोचती है और सीधा 50 सेंट बोल देती है। स्मोक हल्का सा स्माइल करता है और 20 सेंट पर डील फाइनल कर देता है, एक ऐसी कीमत जिसे वो सही और दोनों के लिए फायदेमंद मानता है। स्मोक उसे मोल भाव करने और अपनी अहमियत पहचानने का महत्व सिखा रहा था। इस तरह स्मोक ने एक साधारण से लेन देन को एक जिंदगी के अहम सबक में बदल दिया था। स्मोक सिर्फ डेंजरस ही नहीं बल्कि स्मार्ट, कैलकुलेटिव और कंट्रोल में रहने वाला आदमी है। हर सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे यूज करना है वो अच्छी तरह जानता है। स्मोक लड़की को ड्राइविंग सीट पर बैठा देता है और ग्रोसरी स्टोर के अंदर एंटर करता है। वो देखता है कि काउंटर पर एक लड़की बैठी है। वो लड़की से पूछता है कि क्या तुम लिटिल जाओ। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। स्मोक तुरंत पूछता है कि तुम्हारे फादर कहाँ है और कुछ ही सेकंड में बोचो सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक पुरानी पहचान, एक पुराना कनेक्शन। स्मोक सीधा अपनी बात रखता है, आज रात एक बड़ा इवेंट है और उन्हें 100 लोगों के लिए कैटफिश चाहिए होगी। वो स्मोक को देखकर थोड़ा क्यूरियस है और कहता है कि शिकागो में काफी कमाल किया तुम लोगों ने, सुना है कसिनो में बड़ा पैसा बनाया। स्मोक हल्का सा स्माइल करता है और कहता है जीत तो हुई पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। और जैसे ही कन्वर्सेशन और गहरी होने वाली होती है अचानक बाहर से ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। स्मोक तुरंत रिएक्ट करता है। वो जाकर देखता है तो पाता है कि 2 आदमी ट्रक लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो किसके साथ पंगा ले रहे हैं। स्मोक बिना वार्निंग के अपनी गन निकालता है और सीधा आदमी पर फायर कर देता है। ये आदमी था टेरी, जो कि स्मोक को पहचानता था। तभी लड़की बीच में बोल पड़ती है, उसने इन्हें वार्न किया था पर ये लोग नहीं माने। स्मोक अपने आसपास देखता है और बिना हेजिटेशन के दूसरे आदमी के घुटने पर भी गोली मार देता है। एक ब्रूटल मैसेज कि कोई भी स्मोक स्टेक ट्विंस को लूटकर बच नहीं सकता, कम से कम बिना निशान के तो बिल्कुल नहीं। फिर वो वापस स्टोर के अंदर आता है और बिल्कुल काम टोन में बो से पूछता है कि डॉग टेडी अभी भी यही है और वो बो को कुछ पैसे देता है ताकि वो इनका इलाज करा दे। ये एक अजीब मिक्स है वायलेंस और कंट्रोल का। फिर वो अपने काम पर वापस लग जाता है। उन्हें एक साइन बोर्ड भी चाहिए और वो इसके लिए बो की पत्नी ग्रेस से डील करता है। डील शुरू होती है नेगोशिएशन नंबर जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। प्राइस ऊपर नीचे होता है और डील फिक्स हो जाती है। एक छोटी सी डिटेल, सिर्फ रेड कलर। ये कलर सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक सिंबल है आने वाले खून और केओस का। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्टेक की सेडान पर। स्टेक और सेमी साथ बैठा है। स्टेक अपने टाइपिकल केयरफुल स्टाइल में सेमी को लाइव लेसन दे रहा है। कुछ राज की बात है कामा सूत्र के बारे में कि किस तरह वो एक स्त्री को खुश कर सकता है। रिलेशनशिप और अट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी फनी और बोल्ड थी। शर्म से चूर सैमुअल थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है पर क्लियर वो सुन भी रहा था और सीख भी। फिर अचानक सेमी टॉपिक चेंज करता है कि यह गाड़ी कितनी फास्ट चलती है वगैरह वगैरह। ये एक लाइट मोमेंट है, दोनों के बीच एक नेचुरल बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन फिर सेमी एक सीरियस सवाल पूछता है, तुमने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था, क्या तुमने उन्हें मार दिया? स्टेक के एक्सप्रेशन अचानक हेवी हो जाता है, एक शॉकिंग सच। स्टेक बताता है कि उसने नहीं, स्मोक ने उन्हें मारा था। जब वो छोटे थे तो अक्सर डैड उन्हें पीटा करते थे। एक बार तो उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि स्मोक डैड को दफना रहा है, पर वो बुरे इंसान नहीं थे। ये लाइन एक इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है, लव, पेन और कंफ्यूजन सब एक साथ। और फिर स्टेक तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है। वो सेमी के गिटार की तारीफ करता है और कहता है कि लगता है तुमने इसका अच्छे से ख्याल रखा है। सेमी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये गिटार अमेजिंग है पर ये आया कहाँ से? स्टेक कैजुअली कहता है कि ये चार्ली पैटन का गिटार है, हमने एक कार्ड गेम में इसे जीता था। सेमी शॉक हो जाता है कि इतने टाइम से उसके पास चार्ली पैटन का गिटार है। स्टेक कॉन्फिडेंटली टोन में कहता है बिल्कुल, अब देखते हैं कि क्या तुम इसे उसी की तरह बजा पाते हो या नहीं। सेमी तुरंत रेडी हो जाता है, अभी यही? स्टेक कहता है कि हाँ अभी। और फिर सेमी गिटार बजाना शुरू करता है। ट्रैवलिंग। गाड़ी के अंदर एकदम से एनर्जी चेंज हो जाती है। म्यूजिक, टैलेंट और पैशन सब एक साथ एक्सप्लोड करता है। स्टेक एक्साइटेड होकर कहता है कि बस यही तो है, इसी से तो हम पैसा बनाएंगे, बहुत पैसा। और यहीं से क्लियर हो जाता है कि सेमी का म्यूजिक सिर्फ एक शौक नहीं, उसकी तकदीर बदलने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है कि पुराने रेल रोड स्टेशन पर। यहाँ लोग आते जाते नजर आ रहे हैं और बीच में एक आदमी हारमोनिका बजा रहा है। स्टेक और सेमी वहां रुकते हैं। सेमी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, वेट, क्या ये डेल्टा स्लिम है? ब्यूज दुनिया का एक जाना माना नाम। स्टेक उसके सामने पैसे डालता है
और जैसे ही स्लिम ऊपर देखता है वो स्टेक को पहचान लेता है। लगता है शिकागो की हवा तुम्हें वापस यहाँ ले आई। फिर वो सैमी की तरफ देखकर पूछता है कि ये लड़का कौन है। स्टेक के प्राउडली कहता है कि ये मेरा छोटा कजिन सैमी है और ये पूरे डेल्टा का बेस्ट ब्लूज प्लेयर है। स्लिम हंस पड़ता है, मेरे मोजे भी इससे ज्यादा पुराने हैं, ये बच्चा अभी जानता ही क्या है ब्लूज के बारे में। सैमी सीधा जवाब देता है, बता नहीं सकता पर दिखा सकता हूँ। वो अपना गिटार निकालने लगता है लेकिन स्लिम तुरंत रोक देता है, अरे ये मेरी जगह, अगर तुम स्टेक के कजिन नहीं होते तो मैं तुम्हें मार मार कर गिटार बना देता। एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंस हो जाता है लेकिन स्टेक के तुरंत प्रोटेक्ट करता है, दोबारा से थ्रेटन किया तो मैं तुम्हारा हारमोनिका बना दूंगा। स्टेक स्लिम को ऑफर देता है, आज रात हमारे जुक जॉइंट में परफॉर्म करूं, $20। स्लिम मना कर देता है, मैं हर सैटरडे एक ही जगह परफॉर्म करता हूँ सालों से। वो स्टेबिलिटी चूज करता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन स्टेक के इजीली गिव अप नहीं करता। वो नंबर बढ़ाता है $40 और जितनी बियर पीनी है उतनी फ्री। अब स्लिम का इंटरेस्ट जगता है और फिर स्टेक अपना ट्रम्प कार्ड दिखाता है, इंपोर्टेड बियर शिकागो से। स्लिम एक सिप लेता है और तुरंत इम्प्रेस्ड हो जाता है, ये तो कमाल है। डील अब ऑलमोस्ट पक्की थी। तभी सैमी और स्लिम एक साथ परफॉर्म करना शुरू करते हैं, गिटार प्लस हारमोनिका, एक रो सोलफुल ब्लूज परफॉर्मेंस। लोग रुकने लगते हैं, क्राउड जमा होने लगता है और एनर्जी बढ़ती जाती है। परफॉर्मेंस खत्म होती है और सब लोग तालियां बजाते हैं। अब स्टेक अपनी असली गेम खेलता है, वो क्राउड को हाइप करता है, आज रात हमारे जुक जॉइंट की ग्रैंड ओपनिंग है, म्यूजिक, ड्रिंक और फुल एनर्जी, सब कुछ मिलेगा। फिर वो पूछता है कि तैयार हो तुम लोग? क्राउड जोर से चिल्लाता है, हाँ। खाने के लिए रेडी हो? बिल्कुल। पीने के लिए रेडी हो? क्यों नहीं। और इतना डांस करने के लिए कि पसीना आ जाए। एटमॉस्फेयर एकदम एनर्जेटिक हो जाता है और स्टेक कहता है, तो फिर मिलते हैं आज रात, ट्विंस की तरफ से ड्रिंक फ्री होगा। ये सिर्फ प्रमोशन नहीं, एक मूवमेंट की शुरुआत है। परफॉर्मेंस के बाद क्राउड धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगता है लेकिन सैमी की नजर एक लड़की पर टिक जाती है। वो उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। लड़की हल्का सा स्माइल करती है, शायद। उसकी आवाज काम पर उसमें एक कॉन्फिडेंट भी है। सैमी तुरंत कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तुम गाती हो क्या? वो कैजुअली जवाब देती है, कभी कभी। सैमी थोड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है, मैं प्रीचर बॉय हूँ, और वो अपना हाथ बढ़ाता है। लड़की उसे सेक करती है। पर्लिन नाम सुनते ही सैमी के एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। पर्लिन, लेकिन पर्लिन तुरंत एक बाउंड्री सेट करती है, मैं मैरिड हूँ बाय द वे। एक सेकंड के लिए ऑकवर्ड साइलेंस, लेकिन सैमी पीछे नहीं हटता। वो सीधा पूछता है, खुश हो? ये सवाल सिंपल है पर इसका मतलब काफी डीप है। पर्लिन थोड़ा शार्प टोन में कहती है, ज्यादा आगे मत बढ़ो। ये एक वार्निंग भी है और एक चैलेंज भी। सैमी हल्का सा स्माइल करता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि शायद आज रात फिर मिलेंगे। और यहीं से एक नई टेंशन, एक नया कनेक्शन बिल्ड होता है जो आगे चलकर कहानी को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। स्टेक और डेल्टा स्लिम अपनी बात फाइनलाइज कर रहे होता है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। लेकिन तभी सैमी की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो सीधा स्टेक को वॉर्न करता है, हे, एक व्हाइट वुमन तुम्हें देख रही है। स्टेक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पक्का? सैमी कहता है कि वो यहीं आ रही है और फिर वो औरत उनके सामने आ खड़ी होती है। एक्सक्यूज मी, तुम स्मोक हो या स्टेक? स्टेक तुरंत सैमी को साइड में भेजने की कोशिश करता है, इधर मत देखो, जाओ वहां और प्ले करो। क्लियरली वो सिचुएशन अवॉइड करना चाहता है क्योंकि ये दौर था 1930s का। उस समय जिम क्रो कानून के तहत किसी अश्वेत व्यक्ति का किसी गोरी दिखने वाली महिला से बातचीत करना अपराध माना जाता था और ये लीचिंग और मौत का कारण बन सकता है। ये सीन उस समय के नस्लीय भेदभाव को उजागर करता है। लेकिन अब देर हो चुकी है। वो औरत मेरी सीधा स्टेक से कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। स्टेक इरिटेट टोन में कहता है, मैंने तुमसे दूर रहने को भी कहा था। मेरी की आवाज अब इमोशनल हो जाती है, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनते ही टेंशन और बढ़ जाता है। स्टेक उसे चुप रहने को कहता है और मेरी रुकने वाली नहीं है। वो पुरानी यादें याद दिलाने लगती है, उनका रिश्ता, उनका पास्ट। और फिर एक हैवी ट्रुथ सामने आता है, मैंने कल अपनी माँ को दफन किया, सोचा तुम दोनों वहां आओगे, जैसा उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा। ये लाइन गिल्ट और पैन दोनों लाती है लेकिन स्टेक अपनी इमोशंस को हाइड करता है। वो थोड़ा हार्श हो जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उनके लिए खाना और बिस्तर थी, बस मेरी के लिए ये सुनना अनबियरेबल है। वो गुस्से और दर्द में कहती है, झन्नू में जाओ। स्टेक भी पीछे नहीं हटता, वो भी पलट कर जवाब देता है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी जगह रखूंगा। एक बेटर एंडिंग, एक रिलेशनशिप जो क्लियरली खत्म हो चुका है, मेरी वहां से चली जाती है और एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। तब सैमी धीरे से कहता है, स्टेक शायद वो व्हाइट नहीं थी। ये लाइन सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, ये उस वक्त के एक सोशल टेंशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। स्टेक उसे इग्नोर करता है, चलो यहाँ से निकलते हैं, अभी एक और काम बाकी है। और यहीं से स्टोरी दोबारा आगे बढ़ने लगती है लेकिन अब इमोशंस और स्टेक्स दोनों हाई हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है स्टेक की सेडान पर। गाड़ी धीरे धीरे रोड पर आगे बढ़ रही है और रास्ते के साइड में एक चेन गैंग नजर आता है। बंधे हुए आदमी पत्थर तोड़ते हुए, उन पर नजर रखे हुए गार्ड्स, एक डिप्रेसिंग और डरावना सीन। तभी डेल्टा स्लिम अचानक रिएक्ट करता है, रुको, स्लो करो। वो खड़ा होकर उन लोगों की तरफ चिल्लाता है, अपना सर ऊपर रखो, हिम्मत मत हारना। उनमें से एक आदमी स्लिम का नाम लेता है और उसी वक्त एक गन शॉट की आवाज आती है। इंस्टेंट साइलेंस। सैमी शॉक हो जाता है, तुम इन्हें जानते थे? स्लिम धीरे से कहता है, सबको।
ये एक सिंपल जवाब था पर इसका वेट बहुत हैवी। फिर सैमी पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था और यहीं से स्लिम अपनी कहानी बताना शुरू करता है। मैं और मेरा दोस्त राइस डेल्टा के आसपास परफॉर्म करते थे। फिर एक दिन हमें बिना वजह पकड़ लिया गया, उन्हें जेल में ले जाया गया और वहाँ कोई और नहीं था। उन्हें लगा आज रात वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन फिर उन्हें इंस्ट्रूमेंट वापस दिए गए और कहा गया बजाओ। हमने बजाए, दिल से बजाए। म्यूजिक इतना पावरफुल था कि लोग बाहर से अंदर आने लगे, लेकिन ये फ्रीडम नहीं थी, ये एक्सप्लोटेशन था। अगले दिन उन्हें फोर्स करके अलग अलग जगह ले जाया गया। बड़े बड़े घर, अमीर लोग, वो उनसे परफॉर्म करवाते। ये लोग पैसा कमाते। उन्हें ब्लूज पसंद था पर ब्लूज बनाने वाले लोग नहीं। ये लाइन सोसाइटी की हार्श रियलिटी दिखाती है। फिर सैमी पूछता है जो पैसे मिले उनका क्या किया। स्लिम हल्का सा हंसकर कहता है मैं तो उनका शराब पी गया। लेकिन मेरा दोस्त राइज एक सपना देखता है, वो चर्च बनाना चाहता था। और फिर स्टोरी एक डार्क टर्न लेती है। ट्रेन में जाते वक्त उसे क्लेन के लोगों ने देख लिया। उसके पास पैसे थे, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए और बिना किसी सच के उसे मार दिया गया। एक ब्रूटल एंड, साइलेंस। कार के अंदर सब चुप हो जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रियलिटी है जो उन सब के आसपास एग्जिस्ट करती है। और फिर स्लिम धीरे से एक रिदम बनाना शुरू करता है, जैसे दर्द को म्यूजिक में बदल रहा हो। स्टेक सैमी की तरफ देखता है, गिटार है ना तुम्हारे पास, चलो। और यही दर्द म्यूजिक में कन्वर्ट होने लगता है। एक और परफॉर्मेंस, एक और एक्सप्रेशन, इस बार और भी ज्यादा रियल। ये लोग एक मेबेल प्लांटेशन के पास आकर रुकते हैं। स्टेक दूर से एक आदमी को आवाज लगाता है, कॉर्नब्रेड। कॉर्नब्रेड मुड़कर देखता है और तुरंत स्टेक को पहचान लेता है। अरे स्टेक, काफी टाइम हो गया। वो स्टेक को अपनी वाइफ थ्राइस से मिलाता है। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन। स्टेक कॉर्नब्रेड से अकेले में बात करना चाहता था, पर कॉर्नब्रेड को स्टेक की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके पास टाइम नहीं है, उसे अपना कोटा पूरा करना है। स्टेक जानबूझकर उसे पोक करता है। कॉर्नब्रेड सीरियस हो जाता है। सिचुएशन ऑलमोस्ट फाइट तक पहुंच जाती है, पर तभी थ्राइस बीच में आकर उन्हें रोकती है, बस करो। लेकिन उसी मोमेंट एक इंटरेस्टिंग टर्न आता है। थ्राइस सीधा पूछती है कि कितने पैसों की बात हो रही है और यही स्टेक हल्का सा स्माइल करता है, जैसे उसे पता था ये सवाल आएगा। अच्छी बात पूछी तुमने। अब फाइट से फोकस सीधा पैसों पर शिफ्ट हो जाता है और यहीं से क्लियर हो जाता है कि स्टेक सिर्फ लड़ने नहीं आया, वो एक ऑफर लेकर आया है। एक ऐसा ऑफर जो शायद कॉर्नब्रेड की जिंदगी बदल सकता है। दूसरी तरफ स्मोक ट्रक को जंगल में बने एक पुराने घर के पास लाकर रोकता है। ये घर एनी का है, स्मोक की एक्स वाइफ। स्मोक ने हाथ में फूल पकड़े, वो उन्हें एक छोटी सी कब्र के पास लाकर रखता है। ये कब्र उसकी नवजात बेटी की थी। ये मोमेंट साइलेंट है पर इमोशन से भरा हुआ। तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखता है तो एनी, उसकी वाइफ, जिसे वो काफी टाइम से दूर था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कन्वर्सेशन नॉर्मल स्टार्ट होती है, लेकिन टेंशन क्लियरली फील होती है। एनी सीधा पूछती है कि वापस क्यों आए हो। स्मोक उसे पूरी बात बताता है। उन्होंने 100 मील खरीदा और वो उसे जुग जॉइंट में बदलने वाला है। एनी थोड़ा सरकास्टिक हो जाती है। जुग जॉइंट, ये स्टेक का आइडिया लगता है। फिर वो एक और सवाल पूछती है, लगता है शिकागो ने तुम्हें वापस भेज दिया। ये लाइन सीधा हिट करती है। स्मोक डिफेंसिव हो जाता है और एनी सीधा डाउट उठाती है, इतना पैसा कहां से आया। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, ये ट्रस्ट का इश्यू है। एनी वापस अपने काम पर लग जाती है, पर दोनों के अंदर ही अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा था। स्मोक उसके काम को देखकर कहता है कि तुम अब भी इन चीजों पर बिलीव करती हो। दरअसल एनी हुडू जानती थी। हुडू अफ्रीकी अमेरिकी लोक जादू की परंपरा है, जो कि मोजोबेक, कंडीशन ऑयल और भजनों जैसे माध्यम की मदद से सुरक्षा, न्याय और समृद्धि जैसे वास्तविक दुनिया के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है। स्मोक एनी के पैसे छीन लेता है। दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, मनी, पावर और बिलीफ को लेकर। स्मोक एनी को कुछ पैसे ऑफर करता है ताकि वो उनकी जुग जॉइंट में खाना बनाने में मदद करे, पर एनी स्मोक के पैसे ठुकरा देती है, ये कहकर कि ये पैसा उन्होंने खून खराबी और बेईमानी से कमाया है। उसे ये साबित पैसे नहीं चाहिए। स्मोक कहता है वो पूरी दुनिया घूम चुका है, कार, शिप, ट्रेन। उसने लोगों को ऐसे ऐसे तरीकों से मरते देखा है जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, पर उसने अपनी जड़ें कहीं नहीं देखी। ना कोई राक्षस, ना कोई भूत, ना कोई जादू, सिर्फ पावर जो कि पैसों से पाई जा सकती है। एनी स्मोक को बेवकूफ कहती है। ये सिर्फ आर्गुमेंट नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनिया का क्लेश है। फिर एक इमोशनल टर्न आता है। एनी उसे याद दिलाती है कि जब वो दूर था तभी वो उनके लिए प्रार्थना करती थी, उनकी सेफ्टी के लिए। और फिर स्मोक एक पेनफुल सवाल पूछता है, तो फिर हमारे बच्चे को क्यों नहीं बचा पाई। ये मोमेंट हैवी है। एनी के पास जवाब नहीं था, पर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं नहीं जानती, पर तुम्हें बचाया गया है। ये एक इमोशनल कनेक्शन वापस लाता है, एक बॉन्ड जो कभी टूटकर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। स्मोक अपना मोजो बैग निकालता है। एनी उसे ब्लेस करती है जैसे वो अब भी उसकी रक्षा कर रही हो। एनी उसे देखती है और नाम लेकर बुलाती है, एलिजा। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये उनके पास्ट का कनेक्शन है। स्मोक अब भी एनी से प्यार करता था। ये कन्फेशन रियल है, रो है। और यही उनके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। एक इमोशनल रिकंसाइलेशन जहाँ दर्द, प्यार और यादें सब एक साथ आ जाते हैं। अब शुरू होता है एक मॉन्टेज। क्लार्कडेल के शहर से लोग धीरे धीरे निकलने लगते हैं, जैसे सबको पता हो कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है एक आइसोलेटेड फार्म हाउस पर। शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाला है और अचानक आसमान से जैसे कोई चीज गिरती है। एक आदमी बुरी तरह जला हुआ, घायल। ये है रेमिक। वो चीखता है, मदद मांगता है।
घर के अंदर से बर्ट बाहर आता है, हाथ में गन लिए। रेमिक डर के साथ कहता है मुझे बचाओ, मैंने उन पर भरोसा किया पर वो मुझे मारना चाहता है। जॉन भी बाहर आती है, वो पूछती है कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। रेमिक कहता है चोक्टो। बर्ट को यकीन नहीं होता, वो डाउट करता है, लेकिन रेमिक अपनी एक्टिंग और स्ट्रॉन्ग कर लेता है। उन्होंने मेरी वाइफ को ले लिया, मेरे पास गोल्ड है, तुम रख लो, बस मुझे बचा लो, ये एक ट्रैप है। पर बर्ट और जॉन को अभी तक समझ नहीं आता। तभी दूर से कुछ लोग आते हैं, चोक्टो ट्राइब के लोग। उनका लीडर कामली पूछता है कि क्या यहाँ कोई आया था। वो आदमी डेंजरस है, उसे घर के अंदर मत आने देना। ये एक क्लियर वार्निंग है, एक लास्ट चांस। लेकिन जॉन झूठ बोल देती है, नहीं यहाँ कोई नहीं है, और यही सब कुछ गलत हो जाता है। चोक्टो लोग वक्त कम होने की वजह से वापस चले जाते हैं। जाते वक्त एक वार्निंग छोड़ जाते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि अब क्या होने वाला है। जॉन दरवाजा बंद कर घर के अंदर आ जाती है। फिर जो वो देखती है उसे देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस आदमी को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, जिसका मुंह पूरी तरह खून से सना हुआ है। वो उसके हस्बैंड बर्ट को भी काट कर वैम्पायर में बदल देता है। और यहीं से स्टोरी एक नॉर्मल ड्रामा से प्योर हॉरर में कन्वर्ट हो जाती है। अब रात हो चुकी है और वो मोमेंट जिसका सब इंतजार कर रहे थे आखिर आ ही गया। क्लब जुक ऑफिशियली ओपन हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है जुक जॉइंट के बाहर। स्टेक खुद इलेक्ट्रिसिटी सेटअप कर रहा है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये सिर्फ एक सेटअप नहीं, ये उनका सपना है जो अब रियलिटी बन रहा है। सीन कट होता है एंट्री हॉलवे पर। लोग धीरे धीरे अंदर आना शुरू करते हैं। कॉन्विट गेस्ट को गाइड कर रहा है, इधर आइए लेडीज, इधर इधर। और स्टेक के फुल एनर्जी के साथ सबको वेलकम करता है। आओ आओ, वेलकम है क्लब जुक में, आज रात यहाँ आग लगने वाली है। एटमॉस्फेयर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है डांस हॉल पर। लाइट म्यूजिक, लोगों की भीड़, और बीच में डेल्टा स्लिम पियानो बजाना शुरू करता है। ब्लूज म्यूजिक। लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। कोई हंस रहा है, कोई पीने में बिजी है, कोई सिर्फ म्यूजिक में खो गया है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक सेलिब्रेशन है उनकी फ्रीडम का, उनकी आइडेंटिटी का। और कुछ देर के लिए सब अपनी प्रॉब्लम्स भूल चुके हैं, लेकिन इसी खुशी के बीच एक अंधेरा भी छुपा है जो धीरे धीरे इस जगह तक पहुंचने वाला है। क्लब जूक के अंदर बार काउंटर पर एनी ड्रिंक सर्व कर रही थी, विस्की, आयरिश बियर, इटालियन वाइन। तभी एक कस्टमर पैटरसन थोड़ा सरप्राइज होता है। बड़ी फैंसी जगह ही है, मुझे तो सिंपल कान लिकर चाहिए। एनी कामली कहती है कि 50 सेंट, लेकिन पैटरसन के पास पैसे कम है, सिर्फ 30 सेंट। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास जो टोकन है वो यहाँ काम नहीं आएंगे, ये एक रियलिटी चेक है, सब लोग कैश अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी स्टेक सिचुएशन हैंडल करता है, वो उसे ड्रिंक दे देता है। तुम्हें ठंडा पसंद है ना, लो। ये एक छोटा मोमेंट है पर ये दिखाता है कि स्टेक बिजनेस के साथ साथ लोगों को भी समझता है। सीन शिफ्ट होता है एंट्री हॉलवे पर। कॉन्विट गेस्ट को वेलकम कर रहा है और तब पर्लिन एंट्री करती है, सिंपल, कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल। कॉन्विट कॉम्प्लीमेंट देता है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, और फिर सैमी उसे देख लेता है, तुम आ गई। ये एक सबटल कनेक्शन है जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है बैकरूम पर। यहाँ स्मोक, स्टेक और एनी एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। स्मोक का टोन स्ट्रिक्ट है, ये कोई फ्री पार्टी नहीं है, यहाँ सिर्फ केस चलेगा। उनके लिए ये प्योर बिजनेस है। लेकिन एनी डिसएग्री करती है, ये शिकागो नहीं है। ये लाइन बहुत कुछ कह देती है, यहाँ के लोग अलग हैं, उनकी रियलिटी अलग है। स्टेक भी एनी का साइड लेता है। ये लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, यहाँ आते हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए। ये सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं होनी चाहिए, ये जगह होनी चाहिए उनकी। ये जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपना फील कर सके। अगर तुम चाहते हो कि ये जगह चले तो तुम्हें लोगों को यहाँ अपनापन फील कराना होगा। और यही एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगती है, बिजनेस वर्सेस कम्युनिटी, पावर वर्सेस बिलोंगिंग। और ये डिसीजन आगे चलकर सब कुछ अफेक्ट करेगा। एंट्री हॉलवे में कॉन्विट गेस्ट को अंदर ले रहा होता है, तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वो थोड़ा रुक कर कहता है, मैम पक्का आप सही जगह आई हैं? क्योंकि वो औरत एक वाइट थी। ये कोई और नहीं बल्कि मैरी है, स्टेक की एक्स। कॉन्विट एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, पर फिर वो मैरी को पहचान लेता है। लिटिल मैरी। वो मुस्कुराती है, अब वो उतनी भी लिटिल नहीं रही। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक पुराना कनेक्शन वापस जिंदा हो जाता है। सीन कट होता है जुक जॉइंट के अंदर। म्यूजिक चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और सैमी पर्लिन के साथ बात कर रहा है। पर्लिन पूछती है कि ये जगह जुक जॉइंट कब बनी। सैमी प्राउडली कहता है कि आज ही, मेरे कजिन्स ने बनाई है। पर्लिन थोड़ा टीज करते हुए कहती है, ओह स्मोक स्टेक ट्विंस, वो तुम्हारे कजिन्स हैं? लगता तो नहीं। सैमी स्माइल करता है, ब्लड रिलेशन है। पर्लिन उसे देखकर कहती है, पर तुम तो काफी सीधे लगते हो। सैमी हल्का सा कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं हूँ, और इतना भी सीधा नहीं। ये उनके बीच एक प्लेफुल टेंशन क्रिएट करता है। सीन वापस एंट्री हॉलवे पर आता है। कॉन्विट मैरी से बात कर रहा था, तुम्हारी माँ के लिए हमें अफसोस है। मैरी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए कहती है, ठीक है, मैं बस अंदर जाकर एक ड्रिंक लेना चाहती हूँ। कॉन्विट उसे अलाउ करता है, जाओ एंजॉय करो। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट गेस्ट को देखता है, वो सीधा पूछता है, पैसा लायो ना। ये क्लियरली दिखाता है कि अब ये जगह सीरियस बिजनेस बन चुकी है। सीन शिफ्ट होता है बैकरूम पर। स्मोक और स्टेक के बीच फिर से आर्गुमेंट चल रहा है।
स्मोक का टोन अग्रेसिव है। वह कंपेयर करता है, क्या तुमने कभी काम के बदले पेपर या प्रॉमिस एक्सेप्ट किया है? स्टेक सीधा जवाब देता है, कभी नहीं। और यही उनका डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। स्मोक के लिए सब कुछ पैसा और पावर है, लेकिन स्टेक सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। और यही जुक जॉइंट के अंदर एक तरफ म्यूजिक और सेलिब्रेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और पास्ट रिलेशनशिप धीरे धीरे सब एक जगह कोलाइड होने वाले हैं। म्यूजिक चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और सैमी पर्लिन के साथ खड़ा है। वो पूछता है कि तुम गाओगी? पर्लिन हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, देखते हैं रात हमें कहाँ ले जाती है। दोनों के बीच एक सॉफ्ट रोमांटिक टेंशन बिल्ड हो रहा है। फिर सैमी कैजुअली पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया? पर्लिन सिर्फ नाम से हिलाती है और तभी सैमी की नजर पड़ती है मैरी पर। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है और पर्लिन को रोककर सीधा मैरी के पास आता है। मैम, मुझे लगता है आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं ट्विंस के साथ हूँ। मैरी तुरंत उसे एटीट्यूड में जवाब देती है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सैमी इंसिस्ट करता है, मैं उनका कजिन हूँ, आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। मैरी थोड़ा रुक कर देखती है, फिर एकदम पहचान लेती है, रुको, तुम सैमी हो ना, वही गिटार वाला लड़का। अब टोन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो उसे कैजुअली इनवाइट करती है, चलो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाती हूँ। ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न है। सीन शिफ्ट होता है बार पर। ग्रेस मैरी को देखकर ग्रीट करती है, गुड टू सी यू। मैरी कहती है 2 विस्की देना। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंडर करंट टेंशन अब भी एग्जिस्ट करती है। अब सीन शिफ्ट होता है बेडरूम में। स्मोक और स्टेक के बीच फिर से क्लेश हो रहा है। स्मोक क्लियरली इरिटेटेड है, मुझे ये सब नहीं पसंद, ये बिजनेस के लिए ठीक नहीं। वो इमोशंस या एटमॉस्फेयर नहीं देख रहा, सिर्फ प्रॉफिट और कंट्रोल। लेकिन स्टेक उसे काम करने की कोशिश करता है। आज ओपनिंग नाइट है, लोगों को एंजॉय करने दो भाई। दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। स्मोक के लिए ये एक डील है, स्टेक के लिए ये एक एक्सपीरियंस। और फिर स्मोक बस एक ही चीज मांगता है, मुझे सिगरेट चाहिए। स्टेक कैजुअली कहता है, अभी लाता हूँ। और यही जुक जॉइंट के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, म्यूजिक, ड्रिंक, लोग, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन, पास्ट रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हैं। और बस एक ही स्पार्क की देर है और सब कुछ बदलने वाला है। मैरी और सैमी बैठकर बात कर रहे होते हैं। मैरी उससे पूछती है कि तुम अब भी गिटार बजाते हो? सैमी कहता है कि हाँ, पर अभी तक उसने पैसे नहीं कमाए। मैरी हल्का सा सरकास्टिक स्माइल करती है, लोग कहते हैं ना फैशन फॉलो करो, पर बिना पैसों के वो एडवाइस बिल्कुल बेकार लगती है। ये लाइन रियलिटी को दिखा रही है। फिर सैमी एक ऑकवर्ड सवाल पूछता है, तुम हो क्या? मैरी समझ जाती है और कामली कहती है, मैं इंसान हूँ। फिर वो अपनी स्टोरी बताती है, अपनी आइडेंटिटी, अपना पास्ट और एक शॉकिंग कनेक्शन। मेरी माँ ने इन ट्विंस को पाला था, उनकी जिंदगी बचाई थी। ये सुनकर सैमी भी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन मेरी का टोन बदल जाता है और आज वो मेरी माँ के फ्यूनरल पर तक नहीं आए। ये एक कंप्लेंट नहीं, ये एक दर्द है। तभी स्मोक सीन में एंटर करता है और कामली कहता है, हमने उन्हें फूल दिए थे जब वो जिंदा थी। ये लाइन सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देती है। फिर स्मोक सैमी को साइड में भेज देता है और खुद भी वहाँ से चले जाता है। अब ये कन्फ्रेंसन सिर्फ मैरी और स्टेक के बीच रह जाती है। स्टेक मैरी को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैरी सीधा जवाब देती है, मैं यहाँ म्यूजिक के लिए आई हूँ। लेकिन स्टेक जानता है ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये पास्ट है जो वापस आ गया है। वो उसे फोर्स करने लगता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैरी रेसिस्ट करती है, मुझे हाथ मत लगाओ। सिचुएशन इंटेंस हो जाती है। स्टेक उसे पैसे देकर भेजने की कोशिश करता है, कितने चाहिए? मैरी सीधा मना कर देती है, मुझे खरीद नहीं सकते तुम। ये एक पावरफुल मोमेंट है। फिर मैरी अपनी फीलिंग्स रिवील करती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ना मैं वाइट बनना चाहती हूँ, ना किसी और के साथ जाना। ये लाइन प्योर इमोशन है। स्टेक भी फाइनली अपनी सच्चाई बोलता है, मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ और ये जगह कभी भी सेफ नहीं थी, ना तुम्हारे लिए ना मेरे साथ। ये लव है, पर एक ऐसा लव जो सरवाइव नहीं कर सकता। मेरी पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे? स्टेक कहता है कि अगर किसी ने तुम्हें छुआ तो मैं और स्मोक लाशें बिछा देंगे, लाशें। लेकिन मेरी का लास्ट सवाल सबसे हेवी था, फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? और फाइनली स्टेक कन्फेस करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रोज याद करता हूँ, पर मैं कभी रुकने वाला नहीं था। ये एक हार्ट ब्रेक है जहाँ प्यार है पर फ्यूचर नहीं। और यही उनकी कहानी सच में खत्म हो जाती है। जुक जॉइंट के डांस फ्लोर पर डेल्टा स्लिम अपनी परफॉर्मेंस फिनिश करता है और पूरा क्राउड तालियों से गूंज उठता है। एनर्जी पीक पर थी। तभी स्लिम अनाउंस करता है, आज मैंने एक लड़के के बारे में बहुत सुना है, कहते हैं कि वो ब्लूज का मास्टर है। कहाँ हो तुम पिक्चर बॉय? सबकी नजरें एक ही जगह जाती है, सैमी। स्टेक प्राउडली कहता है, ये मेरा छोटा कजिन है, ध्यान से देखना। स्लिम सैमी को स्टेज पर बुलाता है, पहले बताओ कि तुम कौन हो? सैमी कामली बोलता है, मेरा नाम सैमी मोरे है, मैं एक शेयर क्रॉपर हूँ और ये गाना मैंने अपने फादर के लिए लिखा है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, ये उसकी आइडेंटिटी है। और फिर सैमी गिटार उठाता है और गाना शुरू करता है। उसकी आवाज रो है, रियल है, दिल से निकल रही है। और जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, एनर्जी, वाइब्रेशन सब कुछ इंटेंस हो जाता है। तभी डेल्टा स्लिम कहता है, ब्लूज हमें किसी ने सिखाया नहीं, ये हम अपने साथ लाए थे। ये मैजिक है, सैक्रेड है, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये एक रिचुअल है। और फिर एनी की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो कहानी सुना रही हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक गिफ्ट होता है,
ऐसा म्यूजिक बनाने का जो जिंदगी और मौत के बीच का पर्दा तोड़ देता है। ये लाइन सीन को कम्प्लीटली सुपरनेचुरल बना देती है और फिर एक स्योरल मॉन्टेज शुरू होता है। अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग लोग, सब एक ही रिदम पर मूव कर रहे हैं, जैसे म्यूजिक टाइम को कनेक्ट कर रहा हो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक हो जाते हैं। सेमी गाता रहता है आई लव द ब्लूज, और उसकी आवाज अब सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, एक कॉलिंग बन चुकी थी। और तभी सीन कट होता है बाहर। 3 शैडोज धीरे धीरे जुक जॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, रेमिक, जॉन और बर्ट। डार्कनेस अभी जगह तक पहुंच चुकी है, अंदर म्यूजिक अपने पीक पर है और डेल्टा स्लिम कहता है इस रिचुअल के साथ हम अपने लोगों को हील करते हैं और आजाद होते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसी म्यूजिक ने कुछ और भी बुला लिया है, कुछ ऐसा जो उनकी आवाज को हमेशा के लिए बदल देगा। सीन कट होता है जुक जॉइंट के प्राइवेट रूम में। बाहर म्यूजिक चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर अलग है, क्वाइट, इंटीमेट। पर्लिन धीरे से पूछती है ये डोर लॉक होता है? सेमी कहता है सिर्फ की से। पर्लिन थोड़ा कोशियस है, कम से कम दरवाजा पकड़ कर रखो। ये मोमेंट दिखाता है कि वो केयरफुल है पर रुक भी नहीं रही। सेमी उसे देखता है और कहता है मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। पर्लिन हल्का सा हेसिटेट करती है, लेकिन सेमी उस मोमेंट में पूरी तरह खो चुका था। वो उसे सॉफ्टली कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ये कि इमोशनल और फिजिकल अट्रैक्शन का मिक्स है और फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सीन पैरेलल कट होता है हॉलवे में। स्टेक के कैजुअली लोगों से बात कर रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन फिर उसे कुछ सुनाई देता है। वो रुककर सुनता है और हल्की से स्माइल के साथ कहता है लगता है लड़का समझ गया है। ये एक लाइट ऑलमोस्ट ह्यूमरस मोमेंट है। तभी ग्रेस आकर स्टेक को बुलाती है। स्मोक बुला रहा है। स्टेक बस इतना कहता है मेरा छोटा कजिन। उसके टोन में प्राइड भी है और थोड़ा सा मजाक भी। और यहीं बैक रूम के अंदर और जुक जॉइंट के बाहर दोनों जगह अलग अलग चीजें चल रही है। एक तरफ डिजायर और कनेक्शन और दूसरी तरफ टेंशन और आने वाला खतरा जो अब बहुत करीब आ चुका है। एंट्री हॉलवे में कॉन्फ्रेड कैजुअली बात कर रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है वो एकदम रुक जाता है। उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, डर, कंफ्यूजन और शोक। दरवाजे पर खड़े हैं 3 अजीब लोग, रेमिक, जॉन और बर्ट। उनकी प्रेजेंस ही अलग है, कुछ तो गलत है। कॉन्फ्रेड तुरंत समझ जाता है ये नॉर्मल गेस्ट नहीं है। वो धीरे से कहता है ट्विंस को बुलाओ अभी। ये एक साइलेंट वार्निंग है, डेंजर अब अंदर आ चुका है। सीन कट होता है जुक जॉइंट के अंदर। स्मोक और स्टेक अपने बिजनेस नंबर चेक कर रहे हैं। स्मोक कहता है मैंने पूरा हिसाब कर लिया है। स्टेक पूछता है रिजल्ट क्या रहा? स्मोक एक्सप्लेन करता है ऊपर वाला अमाउंट प्लांटेशन टोकन का है और नीचे वाला असली पैसे। ये एक हार्श रियलिटी है, जितना क्राउड है उतना प्रॉफिट नहीं। स्टेक सीरियस हो जाता है कितना टाइम है हमारे पास? स्मोक सीधा जवाब देता है 2 महीने, उसके बाद पैसा खत्म। एक तरफ उनका सपना, दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रेशर, और इसी बीच उन्हें अभी तक पता भी नहीं है कि असली प्रॉब्लम दरवाजे के बाहर खड़ी है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। रेमिक, जॉन और बर्ट ये लोग अजीब ढंग से स्माइल कर रहे हैं पर आंखों में कुछ और ही चल रहा है। रेमिक पोलाइटली बोलता है गुड इवनिंग, हमने सुना है यहाँ पार्टी चल रही है, ड्रिंक, फूड और ब्लूज म्यूजिक। कॉन्फ्रेड उन्हें देखकर ही समझ आता है कि कुछ तो गलत है। वो सीधा कहता है लगता है आप लोग गलत जगह आ गए। लेकिन रेमिक रुकता नहीं, वो कामली बोलता है हम बस अंदर आना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना है, थोड़ा खाना, थोड़ा पीना। तभी स्मोक और स्टेक भी वहां जाते हैं। स्मोक पूछता है तुम लोग कौन हो? रेमिक इंट्रोड्यूस करता है मेरा नाम रेमिक है, ये जॉन है और ये बर्ट। तभी उनकी नजर सेमी पर पड़ती है और रेमिक कहता है तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। ये लाइन एक तारीफ है पर अंदर से एक वार्निंग भी, जैसे वो सेमी को पहचान चुके हो। स्मोक सस्पिशियस हो जाता है कहाँ से आए हो तुम लोग? जवाब आता है बस पास ही से। स्टेक तुरंत डाउट करता है कितना पास? रेमिक कैजुअली बोलता है नॉर्थ कैरोलिना। ये क्लियरली झूठ लगता है, टेंशन बढ़ने लगती है। स्मोक सीधा सवाल पूछता है तुम लोग क्लेन से हो? एक डेंजरस मोमेंट, लेकिन रेमिक स्माइल करता है नहीं, हम इक्वलिटी में बिलीव करते हैं और म्यूजिक में। वो सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है, हम बस यहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं और थोड़ा पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। और फिर अपनी बात प्रूव करने के लिए वो गाना शुरू करता है आई पिक्ड रोबिन क्लीन। रेमिक, जॉन और बर्ट तीनों मिलकर गाने लगते हैं। उनकी आवाज चीयरफुल थी पर उनके पीछे एक डार्क फीलिंग छुपी है, जैसे ये परफॉर्मेंस नहीं एक एंट्री रिचुअल हो। और यही सबसे बड़ा डेंजर है क्योंकि अब वो अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहे हैं और अगर उन्हें अलाउ कर दिया गया तो ये जगह कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। स्टेक हल्का सा हंसता है, जैसे मोमेंट को लाइट लेने की कोशिश कर रहा हो। बुरा नहीं है, लेकिन स्मोक तुरंत उसे बीच में रोक देता है, बस अभी के लिए इतना काफी है। रेमिक थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्ट करता है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। लेकिन स्मोक का टोन क्लियर है, ये जुक जॉइंट है, यहाँ ब्लूज बजता है। ये सिर्फ म्यूजिक का डिफरेंस नहीं, ये एक बाउंड्री है, एक लाइन जो क्लियरली ड्रॉ की जा रही है।
तभी बर्ट बोलता है हमारे पास पैसे हैं और हम उन्हें स्पेंड करने को रेडी हैं। स्मोक सीधा जवाब देता है या नहीं, वापस टाउन जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए जगह है। ये एक डायरेक्ट रिजेक्शन है। रेमिक थोड़ा ऑब्जर्व करता है और फिर मैरी की तरफ इशारा करता है, अगर हम अलाउड नहीं है तो ये कैसे अंदर है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। मैरी कुछ बोलने वाली होती है लेकिन एनी तुरंत इंटर्न करती है, वो फैमिली है। ये वर्ड फैमिली सीन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तब रेमिक एक डेंजरस लाइन बोलता है, क्या एक रात के लिए हम सब फैमिली नहीं हो सकते? ये एक सिंपल रिक्वेस्ट जैसा लगता है पर असल में ये परमिशन मांगना है, एक इन्विटेशन। और इसी मोमेंट पर स्मोक अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है। डेंजर पीक पर है। रेमिक तुरंत टोन चेंज करता है, ठीक है हम जा रहे हैं। लेकिन उसकी लास्ट लाइन सब कुछ बदल देती है, हम धीरे चलेंगे, शायद तुम अपना डिसीजन बदल दो। ये एक वार्निंग है, एक ट्रैप। स्टेक कामली कहता है गुड नाइट और वो तीनों धीरे धीरे वापस मुड़ते हैं। लेकिन उनकी प्रेजेंस अभी हवा में, जैसे वो गए नहीं, बस वेट कर रहे हैं एक गलती, एक इनविटेशन का। और जैसे वो उन्हें मिल गया सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीन वापस जुक जॉइंट के अंदर शिफ्ट होता है। एटमॉस्फेयर अब भी गर्म है पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। एनी धीरे से कहती है उन लोगों ने मुझे अजीब फील करवाया। स्टेक कैजुअली बोलता है रात में ऐसे लोग मिलते रहते हैं। लेकिन एनी कहती है नहीं, कुछ अलग था। ये एक वार्निंग है जो सब इग्नोर कर रहे हैं। स्मोक सीरियस हो जाता है, क्या लगता है वो अकेले नहीं थे? स्टेक कॉन्फिडेंट है, अगर कुछ हुआ तो हम रेडी हैं। मेरी एक और प्रॉब्लम पॉइंट करती है, तुम लोग पैसों के मामले में फंस रहे हो। स्टेक बताता है कि प्लांटेशन से फेक क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब बिजनेस ऑलरेडी डूब रहा है। मेरी एक रिस्की सॉल्यूशन देती है, मैं उन लोगों से बात कर सकती हूँ, शायद उनके पास पैसा हो। स्टेक डाउट करता है पर मेरी कॉन्फिडेंट है, वो मुझसे ज्यादा खुलकर बात करेंगे। रात गहरी हो चुकी है और अंधेरे के बीच रेमिक, जॉन और बर्ट एक धीमा उदास गाना गा रहे हैं, विल ये गो लेजी गो। उनकी आवाज शांत है पर उसमें एक अजीब सा खिंचाव है, जैसे ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, किसी को बुलाने की कोशिश हो। गाना खत्म होता है और एक ही आवाज आती है, तालियों की। मेरी वो उन्हें देख रही थी, जैसे टेस्ट कर रही हो, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो। रेमिक सॉफ्टली स्माइल करता है, हम बिल्कुल ठीक लोग हैं। पर उसकी आवाज में सच कम और मैनिपुलेशन ज्यादा है। मेरी सीधा सवाल पूछती है, तुम्हारे पास पैसा है? रेमिक तुरंत सिग्नल देता है और बर्ट उसे कुछ गोल्ड कॉइंस देता है, प्योर गोल्ड। मेरी ने आज से पहले कभी ऐसे पैसे नहीं देखे थे। रेमिक बताता है कि ये असली सोना है, बस एक अलग जगह से, एक अलग वक्त से। ये लाइन सीधा सुपरनेचुरल हिंट देती है। मेरी कंफ्यूज हो जाती है, फिर ये मेरे काम का कैसे है? रेमिक उसे देखता है, सीधा उसके अंदर, क्योंकि तुम दर्द में हो और पैसा उस दर्द को ठीक नहीं कर सकता। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है, वो मेरी के इमोशंस पर खेल रहा है। मेरी धीरे से एक्सेप्ट करती है, मेरी माँ अभी गुजर गई। रेमिक सिंपैथी दिखाता है और उसकी सिंपैथी रियल नहीं है। वो कहता है काश हम पहले मिलते, मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता था और अब तुम्हें बचा सकता हूँ। ये लाइन सबसे डेंजरस है क्योंकि अब वो अपना असली गेम शुरू कर रहा है। मेरी तुरंत अलर्ट हो जाती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन रेमिक धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, तुम्हें जरूरत है, तुम सबको है। ये एक इन्विटेशन नहीं, एक क्लेम है। और तब मेरी अपनी गन निकाल लेती है और डरते हुए वापस जुक जॉइंट की तरफ आने लगती है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। रेमिक उसे भी वेम्पायर में बदल देता है। सीन शिफ्ट होता है जुक जॉइंट के डांस फ्लोर पर। लाइट डिम है और स्टेज पर खड़ी है पर्लिन। वो गाना शुरू करती है, पेल मून राइजिंग ओवर द पाइन्स। उसकी आवाज सॉफ्ट है, मैजिकल है, जैसे पूरा होल उसके कंट्रोल में आ गया हो। लोग धीरे धीरे म्यूजिक में खो जाते हैं। ये मोमेंट पीसफुल है, ऑलमोस्ट हिप्नोटिक। सीन कट होता है एंट्री हॉलवे पर। मेरी वापस आ चुकी है। वो कॉनबीट को बुलाती है, अंदर आने दोगे या यहीं रोकोगे? कॉनबीट थोड़ा हेसिटेंट करता है पर फिर साइड हो जाता है, ठीक है जाओ अंदर। और यही एक छोटी सी एंट्री बड़ा कॉन्सिक्वेंस लाने वाली है। वेम्पायर बिना परमिशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। सीन वापस डांस फ्लोर पर शिफ्ट होता है। पर्लिन का गाना कंटिन्यू है, लोग डांस कर रहे हैं, हंसी शराब म्यूजिक सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, जैसे दुनिया का कोई टेंशन ही नहीं हो। सीन वापस हॉलवे पर आता है। कॉनबीट अपनी जगह डेल्टा स्लिम को संभलाकर खुद हल्का होने के लिए बाहर चले जाता है। और यही सब कुछ एक डेंजरस पॉइंट पर आ चुका है। मेरी सीधा स्टेक के पास आती है और उसे इलियास कहकर पुकारती है। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनका पास्ट है। उसकी आवाज काम है पर अंदर कुछ और ही चल रहा है। मेरी स्टेक के हाथ में कुछ कॉइंस रख देती है, गोल्ड, असली और हेवी। स्टेक तुरंत समझ आता है, टम ये तो काफी है। मेरी कहती है कि उन्हें सिर्फ ड्रिंक चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटी, एक सॉल्यूशन है उनके पैसों की प्रॉब्लम का। स्टेक थोड़ा सोचता है, क्या उन्हें अंदर बुला ले, उनसे परफॉर्म करवा ले, लेकिन वो हेसिटेंट करता है। मेरी उसे देखकर कहती है तुम डर रहे हो। ये लाइन सीधा स्टेक के ईगो को हिट करती है। स्टेक तुरंत डिनाई करता है। मेरी हल्का सा स्माइल करती है और एक साफ लाइन बोलती है, जैसे उसे पोक कर रही हो, जैसे उसे पुश कर रही हो डिसीजन लेने के लिए। और यही सबसे डेंजरस चॉइस सामने खड़ी है। एक तरफ पैसे और सक्सेस, दूसरी तरफ उन लोगों को अंदर आना जिनके बारे में सबको ऑलरेडी डाउट है। और यही स्टोरी अपने टर्निंग पॉइंट पर आ जाती है, क्योंकि अब अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो सिर्फ बिजनेस नहीं, जिंदगियां भी खत्म हो सकती है। अब सीन स्प्लिट होता है और टेंशन एक साथ दो जगह बिल्ड होने लगती है। लंबर मिल के पास
पास कॉनब्रीड अकेला है। रात और गहरी हो चुकी है, वो हल्का हो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, फुसफुसाहट, धीमी, क्रीपी। फेलोशिप एंड लव। वो इधर उधर देखता है और फिर अंधेरे से एक आवाज आती है कॉनब्रीड पिकाबो। ये कोई नॉर्मल मोमेंट नहीं, ये शिकार हो चुका है। सीन कट होता है जुग जॉइंट के अंदर गेमलिंग टेबल पर। एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। एक गैम्बलर चीटिंग कर रहा है और अब सिचुएशन वायलेंट हो चुकी है। तभी स्मोक वहां एंटर करता है। वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला आदमी लड़ने को रेडी था। टेंशन पीक पर है। एक छोटी सी गलती और यहाँ भी खून खराबा हो सकता है। इसी बीच मैरी स्टेक को एक प्राइवेट रूम में ले जाती है। उनके बीच कुछ और ही चल रहा है और स्टेज पर पर्लिन गाना गा रही है। सीन वापस गेमलिंग टेबल पर आता है। स्मोक कामली कहता है कि इस आदमी की तलाशी लो, वो सच प्रूव करना चाहता है, लेकिन आदमी रिएक्ट करता है, मेरे पास मत आना। सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है और यही 3 अलग अलग जगह पर 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स एक साथ बिल्ड हो रहे हैं। बाहर वेम्पायर शिकार पर है, अंदर लोग आपस में लड़ने वाले हैं और बीच में म्यूजिक चल रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। पर्लिन अपना गाना कंटिन्यू कर रही है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। लोग धीरे धीरे म्यूजिक में खो चुके हैं, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो, जैसे दुनिया रुक सी गई हो। लेकिन रियलिटी कुछ और है। गेमलिंग टेबल पर सिचुएशन गर्म हो चुकी है। स्मोक कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, पर वायलेंस कभी भी फूट सकता है। इसी बीच बेडरूम में स्टेक और मेरी अकेले हैं। उनके बीच टेंशन, अट्रैक्शन और पास्ट सब एक साथ आ चुके हैं। स्टेक धीरे से कहता है, तुम ठीक हो? मेरी उसे टीज करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है? ये मोमेंट इंटीमेट है पर सेफ है, क्योंकि बाहर जो हो रहा है वो इन दोनों को भी जल्दी अफेक्ट करेगा। अब वापस आता है गैम्बलिंग टेबल पर। स्मोक कंट्रोल अपने अंदर ले लेता है और आदमी को ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है, पर क्लियरली सिचुएशन हाथ से निकल रही है और ऊपर स्टेज पर पर्लिन का गाना अपने पीक पर है और यही सब कुछ एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है। म्यूजिक, वायलेंस, डिजायर और बार का हॉरर। अब सीन शिफ्ट होता है बेडरूम के पास। सेमी डेल्टा स्लिम से पूछता है कि स्टेक कहाँ है? स्लिम हंसते हुए कहता है, अंदर है, बिजी है। सेमी जब दरवाजा खोलता है तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। वो तुरंत दरवाजे को वापस बंद कर देता है। स्मोक जब सेमी से स्टेक के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो बिजी है। स्मोक इरिटेट हो जाता है, मैंने बोला था ना उसे लेके आओ, पर सेमी अकेले वापस जाने से मना कर देता है। तभी स्मोक को एक और चीज याद आती है, कॉनब्रीड का है, किसी को नहीं पता। वो बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। स्मोक खुद बेडरूम की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही डोर को खोलता है और अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाता है। मेरी स्टेक का खून पी रही थी। उसका पूरा मुंह स्टेक के खून से भरा था और स्टेक की गर्दन से खून के फव्वारे निकल रहे थे। मेरी स्मोक से कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। स्मोक बिना डिले किए अपनी गन निकालता है और मेरी पर फायर कर देता है। 1 बार 2 बार मल्टीपल शॉट्स, लेकिन मेरी फिर भी जिंदा थी, जैसे गोलियों का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। और ये कहते हुए कि हम सबको एक एक करके मारेंगे, वो वहाँ से भाग जाती है। सब कुछ कंफर्म हो जाता है, ये लोग इंसान नहीं है और जुग जॉइंट एक ट्रैप बन चुका है। बेडरूम में अंदर सिचुएशन और भी सीरियस है। स्टेक के जमीन पर है, वो पैनिक में है। एनी भी शोक में है। स्मोक तुरंत कमांड देता है, सब अलर्ट रहो, आंखें खुली रखो। उसे अब ये समझ आ चुका है कि ये नॉर्मल फाइट नहीं है। स्टेक की कंडीशन खराब हो रही है। स्टेक का कॉन्फिडेंस जो हमेशा स्ट्रॉन्ग था अब टूट रहा है। मुझे डर लग रहा है। ये पहली बार है जब वो वल्नरेबल दिख रहा है। स्मोक उसे पकड़ कर कहता है, मैं यही हूँ, सब ठीक होगा। ये एक बाई का मोमेंट है, प्योर इमोशन, प्योर फियर। स्टेक धीरे से कहता है, लव यू। ये लाइन एक गुड बाय जैसी फील होती है। एनी की आंखों में आंसू है। एंट्री हॉलवे में लोग गोलियों की आवाज से पैनिक में आ जाते हैं। डेल्टा स्लिम सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पार्टी खत्म हो गई है, सब लोग बाहर जाओ। वो भी हेल्प करता है, चलो चलो सब निकलो यहाँ से। धीरे धीरे क्राउड बाहर निकलने लगता है। उन्हें अभी तक सच का नहीं पता। तभी स्लिम कहता है, यहाँ प्रॉब्लम हो गई है और सबकी नजर सेमी पर जाती है। वो गिल्ट में डूबा हुआ है, मैं इसे रोक सकता था। एनी तुरंत कहती है, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन सेमी टूट चुका है, मुझे लगा सब नॉर्मल है। ये गिल्ट उसे अंदर से तोड़ रहा है। फिर वो सबसे बड़ा सवाल पूछता है, क्या स्टेक मर गया? कोई भी कुछ जवाब नहीं देता। एनी तुरंत पूछती है कि मैरी ने कुछ कहा था। सेमी कहता है कि उसने कहा वो सबको मारेंगे। ये लाइन सबको फ्रीज करती थी। एनी तुरंत सिचुएशन को समझ गई थी और वो कहती है कि उन्हें स्टेक की बॉडी को बाहर ले जाना होगा, लेकिन स्मोक तुरंत मना कर देता है, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, ये उसका भाई है। स्मोक के लिए वो अभी जिंदा है। एनी समझाने की कोशिश करती है, तुमने उसे गोली मारी थी, फिर भी वो नहीं रुकी। ये लोग कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक सुपरनेचुरल थ्रेट है। स्मोक डेस्परेट हो जाता है, क्या तुम कुछ कर सकती हो, उसे वापस ला सकती हो? एनी की आंखों में दर्द है, मैं नहीं कर सकती। ये फाइनल आंसर था। स्मोक पूरी तरह टूट जाता है, वो चला गया। मेरे अंदर जो सबसे अच्छा था वो उसके साथ ही चला गया। ये सिर्फ एक डेथ नहीं, ये एक इंसान का टूटना है। और यही जुग जॉइंट के अंदर सब कुछ बदल चुका है। अब ये जगह म्यूजिक और सेलिब्रेशन की नहीं, सर्वाइवल और रिवेंज की बन चुकी है। पैनिक धीरे धीरे पूरे एंट्री हॉलवे में स्प्रेड हो रहा है। सबको फील हो रहा है कि कुछ बहुत गलत हो
हो चुका है। ग्रेस तुरंत डिसीजन लेती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी वो शोक में है, उसका दिमाग अभी भी स्मोक के लोस में अटका हुआ है। लेकिन ग्रेस प्रैक्टिकल है, हम यहाँ पार्टी हेल्प करने के लिए आए थे, इन सब के लिए नहीं। हमें घर जाना होगा, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। फियर अब लॉजिक बन चुका है, वो फाइनली मान जाता है और गाड़ी लेने के लिए बाहर चले जाता है। और यही ये लोग एक और गलती कर बैठते हैं। अंदर एनी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो बैकरूम का दरवाजा लॉक करती है जहाँ स्टेक की बॉडी है। वो की सेमी को देती है। इसका ध्यान रखना, ये सिर्फ एक लॉक नहीं, ये एक बैरियर है जिसके पीछे कुछ भी हो सकता है। पर्लिन डर के साथ पूछती है आखिर यहाँ ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसे अभी तक पूरा सच नहीं पता। एनी फिर स्मोक के पास जाती है और क्वाइटली कहती है मैं यही हूँ। ये एक सपोर्ट है, एक इमोशनल एंकर जब सब कुछ टूट रहा है। और यही सीन दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो चुका है। एक तरफ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग रुककर फाइट करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाहर जाना सेफ है या असली डेंजर वहीं वेट कर रहा है। जुक जॉइंट के मेन एंट्री डोर पर अचानक बाहर से आवाज आती है, कॉर्नब्रीड वापस आ गया है। वो जिस तरह बात कर रहा था लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्मोक कॉर्नब्रीड से कहता है कि स्टेक मर गया और तू बता तेरे साथ क्या हुआ। ये सवाल सिंपल है पर जवाब डेंजरस होने वाला है। कॉर्नब्रीड कहता है मुझे अंदर आने दो, मैं हेल्प करूंगा। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है पर एनी तुरंत रोक देती है, रुको, ये एक इंस्टिंक्ट है। एनी उसे टेस्ट करने लगती है, अगर इतना ही अंदर आना है तो खुद क्यों अंदर नहीं आ जाती। कॉर्नब्रीड तुरंत जवाब नहीं दे पाता। यही सबसे बड़ा क्लू मिलता है। एनी सीधा बोल देती है सच बोलो, तुम मर चुके हो और अब तुम वो नहीं रहे। ये एक बोल्ड एक्यूजेशन है पर सच के करीब है। कॉर्नब्रीड आर्ग्यू करता है, नॉर्मल बनने की कोशिश करता है, काइंडनेस, यूनिटी सबकी बातें करता है जैसे वो उनका ट्रस्ट वापस जीतना चाहता हो। लेकिन स्मोक ऑब्जर्व करता है, तो पहले बिना इनवाइट के अंदर आता था, अब क्यों नहीं। ये एक रूल कंफर्म करता है, अब वो बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। टेंशन पीक पर है। फिर कॉर्नब्रीड एक लास्ट ट्राई करता है, मेरे पैसे दो। स्मोक हेजिटेट करता है पर फाइनली उसे पैसे देने के लिए जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, कॉर्नब्रीड अचानक स्मोक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। स्मोक तुरंत गन निकालकर उस पर फायर कर देता है। जस्ट इन टाइम एनी उसे पकड़कर तुरंत वापस अंदर खींच लेती है। सब लोग शोक में हैं। तभी बंद कमरे के अंदर से आवाज आती है, स्मोक का दरवाजा खोलो। स्टेक की आवाज बिल्कुल वैसी ही जैसे वो पहले था। स्मोक का फ्रीज हो जाता है, स्टेक सच में तू है। अंदर से जवाब आता है और कौन होगा। वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जोक कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एनी तुरंत समझ आती है ये तुम्हारा भाई नहीं है। ये लाइन सब कुछ चेंज कर देती है। स्टेक के इमोशनल प्रेशर डालने लगता है, पास्ट याद दिलाता है, उनका बॉन्ड, उनकी हिस्ट्री, हमने सब कुछ साथ देखा, तुम कैसे मुझे बंद कर सकते हो। ये मैनिपुलेशन है, परफेक्ट इमोशनल ट्रैप। अंदर सब कुछ कंफ्यूज्ड है। कुछ लोग होप देख रहे हैं शायद वो ठीक हो गया, लेकिन एनी क्लियर करती है नहीं ये कुछ और है। स्टेक का टोन चेंज हो जाता है, अब वो थ्रेटन करता है, दरवाजा खोलो वरना मैं सबको मार दूंगा। ये वो स्टेक नहीं, ये कुछ और है। और जब ये लोग दरवाजा नहीं खोलते तो स्टेक दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है। उससे पहले वो उन पर हमला करता। एनी एक जार उठाती है और उस पर फेंकती है। स्टेक तुरंत पीछे हट जाता है जैसे उसे जल गया हो और वो भागकर वहां से बाहर चले जाता है। सब शोक में ये क्या था। एनी बताती है कि उसमें गार्लिक था और ये लोग कोई भूत नहीं बल्कि वेम्पायर है। अब सब क्लियर है, एनिमी क्या है, कैसे काम करता है और कैसे रोका जा सकता है। ग्रेस डेस्परेट है, वो बाहर है, मुझे उसे लेने जाना होगा। उसकी आवाज में डर भी है और गिल्ट भी। मैंने उसे बाहर भेजा था लेकिन एनी तुरंत रोक देती है। अब बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। स्मोक भी काम रहकर कहता है वो अपना ख्याल रख सकता है, शायद वो ऑलरेडी सेफ जगह पहुंच गया हो। ये एक रेजोरेंस है पर गारंटी नहीं। ग्रेस मानने को रेडी नहीं, मैं अपने हस्बैंड को ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन डेल्टा स्लिम सीधा बोलता है अभी हम सब जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एनी बताती है कि हमें सुबह तक जिंदा रहना होगा, ये उनका टारगेट है, सर्वाइव टिल सनराइज। फिर वो प्लान बताती है, हमें गार्लिक चाहिए, वुड, सिल्वर और हॉली वाटर। ये सब उनका डिफेंस है। ये उन्हें तुरंत नहीं मारेगा पर स्लो जरूर करेगा। मतलब ये फाइट इजी नहीं होने वाली। सेमी अब भी कंफ्यूज है, अगर वो स्टेक नहीं है तो उसकी आवाज, उसका बिहेवियर सब सेम कैसे। एनी एक्सप्लेन करती है कि वेम्पायर इंसान से अलग होता है, उनका सोल बॉडी में फंस जाता है। ये सबसे डार्क पार्ट है, वो ना जिंदा है ना पूरी तरह मरे हैं, बस एक कर्ज में फंसे हुए हैं। स्मोक के दिमाग में एक होप आती है, अगर मैं उस वेम्पायर को मार दूं जिसने स्टेक को बदला तो क्या वो वापस आ सकता है। एनी सीधा मना करती है, नहीं, अब उसे सिर्फ एक ही तरीके से आजादी मिल सकती है, उसे मारना होगा। ये लाइन सबको हिला देती है। डेल्टा स्लिम पूछता है कैसे। एनी कामली कहती है सनलाइट या फिर वुडन स्टेक सीधा दिल में घुसा दो। स्मोक टूट जाता है, मैंने उसे इतने सालों तक बचाया और आज मैं ही उसे मार दूं, ये कि इम्पॉसिबल चॉइस है। तभी सेमी गिल्ट में बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे म्यूजिक की वजह से। लेकिन डेल्टा स्लिम उसे रोकता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है। और यही ग्रुप एक डिसीजन लेता है, अब वो भागेंगे नहीं, वो लड़ेंगे और सरवाइव करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ उनकी जिंदगी की बात नहीं, उनकी रूह की भी बात है। अब सीन वापस डांस फ्लोर पर आता है जहाँ म्यूजिक नहीं सिर्फ खौफ है। एनी स्मोक के सामने खड़ी है, उसकी आवाज सीरियस है। वो
कहती है अगर मुझे उन्होंने काट लिया तो प्रॉमिस करो कि तुम मुझे उस हालत में नहीं रहने दोगे। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं, एक लास्ट विश है। स्मोक कंफ्यूज हो जाता है, तुम क्या करना चाहती हो? एनी धीरे से कहती है मुझे आजाद कर देना, मेरी रूह किसी और जगह का इंतजार कर रही है। ये लाइन पूरे सीन को इमोशनल बना देती है, लेकिन स्मोक एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसे पकड़ कर कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें सेफ कर ले जाऊंगा। ये होप है पर शायद रियलिटी नहीं। तभी अचानक पर्लिन की चीख गूंजती है, सब तुरंत उस तरफ भागते हैं। वहाँ एक आदमी जमीन पर पड़ा है, बिल्कुल बेजान, जैसे उसकी लाइफ खत्म हो चुकी हो। ग्रेस पैनिक में पूछती है ये किसने किया, स्टेक या मैरी? सेमी तुरंत कहता है कि नहीं, वो तो बाहर चले गए थे। मतलब डेंजर सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सवाल और भी डर पैदा कर देता है। एनी तुरंत सिचुएशन समझ जाती है, ऐसे यहाँ से हटाओ उससे पहले ये जाग जाए, क्योंकि अगर ये उठ गया तो एक और वेम्पायर अंदर क्रिएट हो जाएगा और यही सिचुएशन और भी डेंजर हो जाती है। अब सिर्फ बाहर ही एनिमीज नहीं है, अंदर भी है और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सेमी और स्मोक लाश को बाहर ले जाते हैं। तभी दूर कहीं से एक आवाज सुनाई देती है। ये एक गाने की आवाज थी। सेमी रुक जाता है, तुम्हें सुनाई दे रहा है? स्मोक इग्नोर करने की कोशिश करता है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन सेमी समझ जाता है वो लोग गाना गा रहे हैं और फिर अंधेरे के बीच से रेमिक की आवाज क्लियर होने लगती है, ऑन द रॉकी रोड टू डबलिन। ये कोई नॉर्मल गाना नहीं बल्कि एक रिचुअल की तरह लग रहा था। कैमरा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेमिक और उसके साथ और भी कई सारे वेम्पायर सब एक सर्कल में डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। फास्ट, रिथमिक, हिप्नोटिक। उनका डांस, उनकी एनर्जी बिल्कुल अननेचुरल है, जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हो, शिकार शुरू होने वाला हो। 1 2 3 4 5। उनकी आवाज जंगल में गूंज रही है, जैसे वो सिग्नल भेज रहे हो एक दूसरे को। और फिर और भी आवाजें गूंजने लगती है। पूरा ग्रुप एक साथ गाता है। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये उनका पावर है, उनका कनेक्शन, उनका कंट्रोल। और सबसे डरावनी बात, वो एंजॉय कर रहे हैं जैसे ये सब उनके लिए एक गेम हो। अंदर लोग सरवाइव करने की प्लानिंग कर रहे हैं और बाहर ये क्रिएचर्स अपना सेलिब्रेशन शुरू कर चुके हैं। और यही क्लियर हो जाता है ये फाइट इजी नहीं होगी। अब सीन वापस डांस फ्लोर पर आता है। अब यहाँ म्यूजिक नहीं, सिर्फ डर और शक है। एनी सबको एक लाइन में खड़ा करती है, सब लोग गार्लिक खाएंगे, ये एक टेस्ट है। अगर इनके बीच कोई वेम्पायर होगा तो उसका पता लग जाएगा। पर्लिन हेजिटेट करती है, मुझे ये पसंद नहीं। एनी सीधा जवाब देती है, पसंद या नापसंद का तो सवाल ही नहीं है, ये जिंदा रहने का सवाल है। ग्रेस भी प्रेशर डालती है, बस खा लो। लेकिन पर्लिन इरिटेट हो जाती है, ये सब बेकार है। और तब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। स्मोक अपनी गन निकाल देता है, खा लो वरना गोली मार दूंगा। अब ये सिर्फ टेस्ट नहीं, फोर्स बन चुका है। सेमी तुरंत रिएक्ट करता है, गन नीचे रखो, वे वेम्पायर नहीं है। लेकिन स्मोक का ट्रस्ट टूट चुका है, तुम्हें कैसे पता? ये लाइन पूरे ग्रुप को तोड़ देती है। अब सब एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। पर्लिन जैसे तैसे गार्लिक को खा लेती है और गुस्से में कहती है, तुम खुद एक बुरे इंसान हो, इसीलिए शायद ये सब हो रहा है। ये एक इमोशनल अटैक है। तभी सबकी नजर डेल्टा स्लिम पर जाती है। गार्लिक खाने के बाद वो थोड़ा अनस्टेबल लग रहा था। स्मोक पूछता है क्या हो रहा है? स्लिम कहता है कि मैंने ज्यादा पी ली है, बस नर्व्स खराब है। वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन डाउट अब भी है। पर तभी स्लिम नॉर्मल हो जाता है। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है, स्मोक दरवाजा खोलो। ये क्रिस है, जिसे इन्होंने मरा हुआ समझकर बाहर फेंक दिया था। वो डेस्परेट है, डर के मारे चीख रहा है। वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा। उसे लग रहा है ये सब नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बैकग्राउंड में एक और चेहरा दिखता है, कॉनब्रिड। वो चुपचाप देख रहा है, जैसे शिकार का वेट कर रहा हो। क्रिस और पैनिक हो जाता है, स्मोक प्लीज मुझे अंदर आने दो, यहाँ बाहर कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आवाज में असली डर है, वो सच में हेल्प चाहता है। लेकिन यही सबसे डेंजरस पार्ट है, अब कोई भी आवाज ट्रस्ट करने लायक नहीं है। अंदर के लोग ऑलरेडी जानते हैं एक गलती और सब खत्म। बाहर क्रिस नोक करता रहता है, चीखता रहता है, स्मोक लेट मी। पर अंदर डिसीजन लेना अब इनके लिए मुश्किल था। क्या वो सच में हेल्प मांग रहा है या फिर एक और ट्रैप है? क्योंकि अब वेम्पायर सिर्फ अटैक नहीं कर रहे, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं इमोशंस के साथ, ट्रस्ट के साथ। स्मोक दरवाजे को खोलता है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। कॉनब्रिड क्रिस पर हमला कर देता है। हॉरर अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। और फिर एक और आवाज, वो भी वहां जाता है और ग्रेस को बाहर आने के लिए कहता है। कॉनब्रिड जो कुछ क्रिस के साथ कर रहा है वो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो भी एक वेम्पायर में बदल चुका है। वो ग्रेस से कहता है कि बेबी बाहर आओ, गाड़ी रेडी है, चलो यहाँ से चलते हैं। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल फैमिली है। ग्रेस बिलीव करना चाहती है, लेकिन एनी तुरंत रोक देती है, उसकी बात मत सुनो। तभी रेमिक सामने आता है और अपना असली गेम शुरू करता है, मैं ही तुम्हारा रास्ता हूँ, ये दुनिया तुम्हें कभी जीने नहीं देगी, हम देंगे साथ हमेशा के लिए। ये सिर्फ थ्रेट नहीं, ये टेम्पटेशन है। वो भी ज्वाइन करता है, ये बेटर है, बस हमें अंदर आने दो। ये एक सिंपल रिक्वेस्ट लगती है, पर असल में ये इनविटेशन मांग रहा है। और फिर रेमिक सबसे बड़ा वेपन यूज करता है, डर।
अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम तुम्हारे अपनों के पास जाएंगे। वो उसकी बेटी लीजा के बारे में बात कर रहा था। ग्रेस पूरी तरह टूट जाती है। सीन और डार्क हो जाता है। रेमिक सेमी को टारगेट करता है। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी पावर्स, तुम्हारा म्यूजिक मुझे चाहिए। ये रिवील स्टोरी को एक नए लेवल पर ले जाता है। रेमिक डील ऑफर करता है, सेमी हमें दे दो और बाकी सब जिंदा बच जाओगे। अंदर टेंशन एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन डेल्टा स्लिम सीधा जवाब देता है, वो हमारा है और हम उसे नहीं देंगे। स्मोक भी स्टैंड लेता है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। तभी रेमिक एक और ट्रुथ रिवील करता है कि ये सब झूठ था, ये जगह, ये बिजनेस सब एक ट्रैप है। हॉगवुड कू क्लक्स क्लैन का सबसे बड़ा ड्रैगन है। ये जो तुम मेरे साथ बर्ट और जॉन को देख रहे हो, ये उसके नेफ्यू हैं और आज रात ये तुम सभी को मारने वाले थे। मतलब इवन अगर वेम्पायर भी नहीं आते तब भी तुम सेफ नहीं थे। और फिर सबसे इमोशनल मोमेंट, स्टेक कहता है, रेमिक सच कर रहा है, मैं उसकी यादें देख सकता हूँ। ये लाइन स्मोक को तोड़ देती है। स्टेक अपने भाई को कन्विंस करता है, यही रास्ता है फ्रीडम का, हमेशा के लिए। ये ट्विस्टेड लॉजिक है, एटर्नल लाइफ इज फ्रीडम। एनी समझ जाती है, दरवाजा बंद करो, ये फाइनल डिसीजन है। तभी स्टेक स्मोक से कहता है, मेरे बिना तू कुछ नहीं है। स्मोक, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और यही सबसे बड़ा चॉइस सामने है, फैमिली या सर्वाइवल, ट्रूथ या टेम्पटेशन। और इसी डिसीजन पर सबकी जिंदगी डिपेंड करती है। पर ये लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब सीन वापस डांस फ्लोर पर आता है। एटमॉस्फेयर अब कंप्लीटली टेंस हो चुका है। सबको पता है टाइम खत्म हो रहा है। ग्रेस टूट चुकी है, उसकी आवाज डर से भरी है। उसने कहा वो मेरी बेटी को ले जाएगा। ये सिर्फ थ्रेट नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पर अटैक है। एनी उसे समझाने की कोशिश करती है, वो बस तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं दरवाजा खुलवाने के लिए। लेकिन ग्रेस अब लॉजिक नहीं सुन रही। उसने तुम्हारे बच्चों को थ्रेट नहीं किया। ये लाइन प्योर इमोशन है, प्योर पैनिक। पर्लिन कामली कहती है, हमें बस सुबह तक रुकना है। लेकिन ग्रेस एक्सप्लोड हो जाती है और तब तक वो सबको मार देगा, पूरे शहर को मॉन्स्टर बना देगा। ये अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। ग्रेस एक और शॉकिंग बात बोलती है, वो आदमी मेरी लैंग्वेज बोल रहा था। उसने बो के दिमाग में घुस के सब कुछ जान लिया। मतलब एनिमी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्मार्ट भी है। ग्रेस अब फाइनल पूछ देती है, हमें अभी अटैक करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। स्मोक कंफ्यूज है, वो सोचना चाहता है, प्लान बनाना चाहता है, लेकिन ग्रेस इम्पेशेंट है। तुम सोल्जर हो ना, अभी एक्शन का टाइम है। ये बात स्मोक के ईगो को हिट करती है। वो स्टेक का नाम लेती है, उन्होंने तुम्हारे भाई को मार दिया और मेरे हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा और अब मेरी बेटी नेक्स्ट है। ये स्मोक के लिए एक इमोशनल प्रेशर था। एनी ग्रेस को शांत करने की कोशिश करती है, पर अब ग्रेस रुकने वाली नहीं थी। बाहर सभी वेम्पायर मिलकर एक ही राग में गाना गाते हैं। उनके लिरिक्स खुद ही एक वार्निंग थे, आई पिक्ड हिज हेड, आई पिक्ड हिज फीट। जैसे वो बता रहे हो कि वो अपने शिकार के साथ क्या करते हैं। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, डर क्रिएट करने का तरीका। और यही फाइनल बैटल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब सीन अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंच चुका है। सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ग्रेस कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी है। वो चिल्लाती है, बस अब और नहीं। स्मोक और एनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेस चीख कर बोलती है, आ जाओ अंदर। उसने उन्हें इनविटेशन दे दिया था और बस यहीं से दरवाजा टूट जाता है। वेम्पायर अंदर घुस आते हैं। गाना अब भी चल रहा है। उनकी आवाज अब एक वॉर क्राई बन चुकी है और जुग जॉइंट आग में जलने लगा था। अब दोनों तरफ से अटैक शुरू, प्योर केओस। एनी स्टेक के सामने आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेक उस पर हमला कर देता है। स्मोक चीखता है, लेकिन रेमिक उसे रोक लेता है। स्मोक स्टेक से एनी को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन स्टेक अब वो नहीं रहा, वो एनी को काट लेता है। तभी पर्लिन स्टेक और रेमी को शूट कर कुछ देर के लिए उन्हें रोक लेती है। स्मोक एनी को पकड़कर इमोशनल हो जाता है। तभी एनी स्मोक को याद दिलाती है कि तुमने प्रॉमिस किया था। और फिर सबसे पेनफुल मोमेंट, स्मोक अपने हाथ से एनी के दिल पर स्टेक करता है। एनी हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। ये देख मेरी उस स्टेक शोक में चले जाता है। वो पीछे हट गए थे, आग बढ़ रही है, सब कुछ जल रहा है। डेल्टा स्लिम सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। वो सेमी को गिटार देता है और वहाँ से भागने के लिए कहता है और फिर वो एक डिसीजन लेता है, सैक्रिफाइस। वो अपना हाथ काट लेता है, खून बने लगता है। वेम्पायर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ये डेल्टा स्लिम का लास्ट मोमेंट था। सेमी चीखता है, स्लिम, लेकिन अब देर हो चुकी है। स्मोक सेमी और पर्लिन को यहाँ से भागने में मदद कर रहा था। तभी रेमिक सामने आ जाता है। स्मोक और स्टेक एक बार फिर आमने सामने थे और रेमिक सेमी को पकड़कर कैटवॉक से नीचे गिरा देता है। वो उसे काटने वाला था, पर तभी पर्लिन हिम्मत दिखाती है और वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पर वार कर देती है। एक सेकंड के लिए रेमिक रुक जाता है, लेकिन वो तुरंत पलटकर पर्लिन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। सेमी चीखता है और तभी स्मोक गन से रेमिक पर फायर करता है। रेमिक कुछ पल के लिए रुक गया था। पर्लिन अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से कहती है, भागो। स्मोक भी चिल्लाता है, रन, सनराइज तक पहुंच जाओ। सेमी भागता है, नीचे जंप करता है और लड़खड़ाते हुए जुग जॉइंट से बाहर निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रिवर साइड पर। सेमी गिरता है लेकिन फिर उठता है,
हाथ में गिटार अब भी पकड़ा हुआ है। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं, उसकी आइडेंटिटी है। तभी रेमिक उड़ते हुए पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे लेक में धकेल देता है। इसी के पैरेलल कैटवॉक पर स्मोक और स्टेक आमने सामने थे। स्टेक काफी गुस्से में, सब कुछ परफेक्ट था और तुमने एनी को मार दिया, ये ब्लेम है, ये एक एंगर है। सीन वापस रिवर साइड पर शिफ्ट होता है। रेमिक सेमी को पकड़कर कहता है, मुझे तुम्हारी कहानियां चाहिए, तुम्हारा म्यूजिक चाहिए। ये क्लियर हो जाता है सेमी सिर्फ टारगेट नहीं, एक चाबी है। सेमी डर के साथ प्रार्थना बोलना शुरू करता है और फादर्स और सबसे शॉकिंग मोमेंट, रेमी भी उसके साथ सेम प्रेयर बोलने लगता है। सारे वेम्पायर एक साथ प्रेयर कंप्लीट करते हैं। ये मोमेंट डिस्टर्बिंग है क्योंकि मॉन्स्टर प्रेयर बोल रहे हैं। रेमी कहता है कि मुझसे ये सब कुछ छीन लिया गया, पर ये शब्द अब भी मुझे कंफर्ट देता है। ये उसका पास्ट है, उसका पेन। और फिर वो सेमी के सर को पानी में डुबो देता है जैसे एक डार्क बैप्टिज्म हो। ये सिर्फ टॉर्चर नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सीन अपने लास्ट मोमेंट में एंटर करता है। दो जगह पर फाइनल कन्फर्मेशन चल रही है। कैटवॉक पर स्मोक और स्टेक आमने सामने खड़े हैं, दो भाई अब दो एनिमीज की तरह। स्मोक थक चुका है, स्टेक भी काम है। तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। ये एक बिटर स्वीट मोमेंट है जहाँ प्यार अब भी है। दूसरी तरफ रिवर साइड पर रेमिक सेमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी ट्विस्टेड फिलोसॉफी बताता है, ना गॉड ना एविल, हम ही सब कुछ है। ये उसका बिलीफ है, पावर का, कंट्रोल का। लेकिन सेमी अब वीक नहीं, वो फाइट करता है, अपने गिटार उठाता है और सीधा रेमिक के सर पर वार करता है। सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट। रेमिक के दर्द में चीखता है। उसके सारे वेम्पायर भी रिएक्ट करते हैं, मतलब सब कनेक्टेड है। रेमिक गुस्से में कहता है कि तुम्हें मौत का असली दर्द दिखाता हूँ और तभी स्मोक की एंट्री होती है। वो बिना डिले किए कि वुडन स्टेक सीधा रेमिक के दिल में घुसा देता है और जैसे ही सूरज उगता है, सनलाइट फैलती है, सारे वेम्पायर एक एक कर जलने लगते हैं। स्मोक कहता है चलो काम खत्म करो। वो ट्रक निकालने लगता है। फिर स्मोक सेमी को देखता है और कहता है घर जाओ और इस गिटार को दफन करो। ये कमांड है, एक वार्निंग। लेकिन सेमी मना कर देता है, मैं नहीं कर सकता, ये चार्ली पैटन का गिटार है, ये स्पेशल है। और फिर ट्रुथ रिवील होता है और फिर स्मोक का सच बताता है, ये किसी चार्ली पैटन का नहीं बल्कि उनके डैड का गिटार था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और सेमी कार लेकर वहाँ से चले जाता है। सीन एक बार फिर चर्च हाउस में शिफ्ट होता है, वही जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। सेमी वापस आ चुका है, उसके हाथ में गिटार है, वही गिटार जो उसकी पहचान है। उसके फादर जेडिथ उसे देखते हैं और अपने पास बुलाते हैं। सब कुछ फिर से रिपीट हो रहा है जैसे टाइम लूप हो। दूसरी तरफ स्मोक अपनी लाइफ का लास्ट डिसीजन ले रहा है। वो अपना मोजो बैग उतार देता है, फेथ बिलीव सब छोड़ देता है, लेकिन अपना डॉग टैग रखता है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रियलिटी। वो ट्रंक से गन बाहर निकालता है और रेडी हो जाता है। फ्लैशबैक अब उसकी आंखों के सामने था। वो सभी खुशहाल पल जो उसने स्टेक और एनी के साथ बिताए थे। उसने होगवुड को वॉर्न किया था, अगर तुम या तुम्हारे लोग यहाँ आए तो मैं सबको मार दूंगा। और अब वो मोमेंट आ चुका है। क्लेन के लोग क्लब जुक पर पहुंचते हैं। उनकी सोच अब भी वही है, हेट, वायलेंस, सुपीरियोरिटी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका सामना किससे होने वाला है। और फिर एक आवाज, गन शॉट। स्मोक शैडो से निकलकर एक एक कर सबको नीचे गिरा देता है। स्मोक रुकता नहीं, हर बुलेट एक रिवेंज है, एक जस्टिस। आखिर में सब गिर चुके हैं, लेकिन स्मोक भी गंभीर रूप से इंजर्ड है। दूसरी तरफ चर्च में जेडिथ सेमी से फिर कहता है, गिटार छोड़ दूं, ये एक चॉइस है, फेथ या फ्रीडम, फियर या आइडेंटिटी। अब सीन अपने सबसे लास्ट और इमोशनल मोमेंट पर पहुंच चुका है। स्मोक जख्मी है लेकिन अभी भी खड़ा है। उसके सामने होगवुड लास्ट एनिमी बचा है। एक अजीब सा काम मोमेंट आता है। स्मोक पूछता है सिगरेट है, जैसे सब खत्म हो गया हो। होगवुड गुस्से से कहता है जन्नू में जाओ, लेकिन फिर भी स्मोक सिगरेट निकालता है और जलाता है। और तभी स्मोक को एक विजन दिखाई देता है, एनी सफेद कपड़ों में शांत मुस्कुराती हुई, उसके हाथ में उनका बेबी है। एनी सॉफ्टली कहती है, अगर तुम सिगरेट बुझा दो तो तुम उसे गोद में ले सकते हो। ये मोमेंट पूरे स्टोरी का इमोशनल कोर है। स्मोक बिना सोचे सिगरेट फेंक देता है, वो हाथ बढ़ाता है जैसे अपनी फैमिली को फिर से फील कर रहा हूँ। दूसरी तरफ रियलिटी वापस आती है। होगवुड अब भी जिंदा है। वो डर के साथ बोलता है, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अब पैसों का कोई महत्व नहीं। स्मोक बिना कुछ कहे अपनी गन उठाता है और बाकी सारी बुलेट्स उस पर चला देता है। फाइनल रिवेंज कंप्लीट हो गया है और फिर वापस वही विजन। एनी उसे बेबी देती है, एक पीसफुल मोमेंट जैसे उसे फाइनली अपनी फैमिली मिल गई हो। और यहीं स्मोक की जर्नी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ सेमी गिटार के टुकड़े को नहीं छोड़ता और कार लेकर मिसिसिपी से दूर कहीं चले जाता है। अब स्टोरी जंप करती है कई साल बाद, साल 1992 में। सेमी अब एक बड़ा नाम बन चुका है, शिकागो का एक फेमस म्यूजिशियन। उसका म्यूजिक दुनिया भर में मशहूर है। स्टेज परफॉर्मेंस के बाद वो क्वाइटली बार एरिया में बैठा था, तभी बाउंसर आता है। दो लोग बाहर खड़े हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। सेमी बिना सोचे कहता है आने दो, और फिर डोर खुलता है। अंदर आते हैं स्टेक और मेरी। वो अब भी वैसे ही है, सेम चेहरे, सेम प्रेजेंस, जैसे वक्त उन पर रुक गया हो। ये रिवील एक बार फिर कंफर्म करता है, वेम्पायर सच में इमोर्टल है। स्टेक कैजुअली बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्टेक कहता है मैं बच गया, स्मोक मुझे मार नहीं पाया।
और फिर एक शॉकिंग लाइन, उसने मुझे प्रॉमिस करवाया था कि मैं तुमसे दूर रहूंगा, तुम्हें जीने दूंगा। मतलब आखिरी मोमेंट में भी स्मोक ने सैमी को प्रोटेक्ट किया। स्टेक एक ऑफर देता है, तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो, हमेशा जी सकते हो, म्यूजिक लाइफ सब कंटिन्यू बिना दर्द के। ये एक टेम्पटेशन है फिर से, लेकिन सैमी अब बदल चुका है। वो कामली कहता है मैंने काफी कुछ देख लिया है। स्टेक सैमी से पूछता है कि क्या अब भी वो असली म्यूजिक तुम्हारे अंदर है, और फिर सैमी गिटार उठाता है और वही पुराना गाना बजाता है, ट्रेवलिंग। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, ये मेमोरी है, कनेक्शन है उन दिनों की जब वो जिंदा थे। सॉन्ग के बाद स्टेक उसे हक करता है, मेरी सॉफ्टली कहती है अपना ख्याल रखना, और फिर सैमी एक लाइन बोलता है जो पूरी स्टोरी का एसेंस है, मैं हर हफ्ते उस रात को याद करता हूँ, लेकिन उससे पहले का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। स्टेक भी एग्री करता है, वो लास्ट दिन था जब हमने सूरज देखा और कुछ घंटों के लिए हम आजाद थे, और यही स्टोरी कंप्लीट होती है। बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता है, लास्ट टाइम आई सी द सन, और एक लास्ट ग्लिम्स यंग सैमी चर्च में गाते हुए द लिटिल लाइट ऑफ मोर। मोरल ऑफ द स्टोरी, इमॉर्टलिटी विदाउट फ्रीडम इज ए कर्स एंड ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ, even if it is cost you everything।